स्टार्ट। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने ग्रुप 1 में SBILL पढ़ना शुरू किया था, यानी कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। ये जो आपका पेपर था, हमने बात की थी कि ये पेपर आपका जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट हमारा है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, जो कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का। दूसरा पार्ट है इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। जैसे पहले भी हमने बात की थी, ये पेपर हमारा 100 मार्क्स का है। 3 घंटे का ये पेपर होता है, एज इट इज जैसे सारे पेपर होते उसी तरह से। इसमें भी मिनिमम आपका जो है वो 20% जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं। क्या बोला मैंने? केस बेस्ड होगा, जहां की केस लॉ जैसा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। और 80% जो बाकी डिस्क्रिप्टिव, इसका मतलब है तो 100% डिस्क्रिप्टिव, लेकिन 20% हम आपसे कम से केस लॉ पूछेंगे और 80% बाकी हुआ। ज्यादा भी पूछ सकते हैं, 20 से ज्यादा भी। इसका जो आपका फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1, ये बेसिकली कहता है कि किसी बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, किस प्रोसेस से स्टार्ट करें। हम अकेले बिजनेस करें, पार्टनरशिप में करें, कंपनी फॉर्म में करें, प्राइवेट कंपनी बना के करें, पब्लिक कंपनी बना के करें, पैसे कहां से आएंगे, खुद के पैसे लगाएं, बैंक से कर्ज ले लें, या फिर जो है हम जो है वो पब्लिक इशू कर ले, जैसे जोमेटो ने किया है। कैसे करके हम पैसे ला सकते हैं, या शार्क टैंक जैसे किसी पर्सन से जो है वो पैसे ले ले, वेंचर कैपिटल से पैसे ले लें। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो क्या सिर्फ इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं? इंडिया से बाहर भी बिजनेस कर सकते हैं। इंडिया से बाहर बिजनेस करेंगे, क्या क्या कंप्लायंसेस करने होंगे? इंडिया में करेंगे, क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे? अगर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन लेंगे, किस किस तरह का, जैसे जीएसटी लेंगे, पैन लेंगे, और क्या क्या कंप्लायंस करने पड़ेंगे? अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या हम एमएसएमई बन के कर सकते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस? और अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे, क्या फायदा है? क्या हम स्टार्टअप बन सकते हैं? स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप का फायदा क्या है? कि आज के डेट में जिसके मुंह से सुनो वही कहता है कि हमारा अपना स्टार्टअप है। तो क्या वास्तव में इसके कुछ फायदे वगैरह है, जिससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप वगैरह बना रहे हैं? ये सारे चीज जो है, इन्हीं चीजों को बताया गया है आपके फर्स्ट पार्ट में, जिसका वेटेज कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का। दूसरा जो हमारा पोर्शन है, ये है हमारा इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। इस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का वेटेज जरूर है 40 मार्क्स का, लेकिन टाइम जो है ये लेता है डबल। किससे डबल टाइम लेता है? पार्ट 1 से। पार्ट 1 से ज्यादा टाइम ये लेता है, जबकि मार्क्स कम का है। जितना टाइम आपको पार्ट 2 में लगेगा, उसके आधे से थोड़ा ज्यादा टाइम में हमारा क्या कवर हो जाएगा? पार्ट 1, जबकि मार्क्स का अलग बात है। ऐसा इसीलिए है कि इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ वाले सेगमेंट में बताया गया है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, तो हम जब कोई काम या हम जब कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें हम तब तक जो है वो काम और बिजनेस नहीं कर सकते जब तक हमारे पास लोग ना हो। लोगों के बिना कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता है, यानी कि लोगों का होना जरूरी है। हर तरह के कोई ना कोई बंदे का होना क्या है? जरूरी है। तो जहां लोग होते हैं, एक वो शख्स है जो किसी को काम दे, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। क्या बोलते हैं? दूसरा वो शख्स है जो काम करे, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय बोलते हैं। तो जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय को कुछ जगह वर्कमैन भी बोल देते हैं। जब हम आप कहिए तो रियल लेवल पे, थोड़े ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं, ब्लू कॉलर एम्प्लॉय जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कंप्लीट इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ ये कहता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन कैसे बना रहे, और क्या कुछ किया जाए जिससे एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट ना करे। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना। ये नहीं कि एक दिन का जो दिहाड़ी दे रहा है उस पे जो है वो बोल रहा है कि तुम्हें रात तक काम करना पड़ेगा। 6 घंटे 8 घंटे के पैसे दे रहे हैं और 12-12 घंटे काम करा रहे हैं। ऐसा ना हो जिन जगहों पे काम करा रहे वहां पे फैसिलिटी ना हो। ये ना हो कि काम भी करा रहे हैं और सही सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, ओवर टाइम नहीं दे रहे हैं, जो वो काम कर रहा है उसे कोई बोनस वगैरह नहीं मिल रहा है, वहां कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अगर काम के दौरान कोई हादसा हो जाए तो उसे जो है वो कोई कंपनसेशन मिलना चाहिए। कहा ये सब तो तब ना होगा जब इसके लिए क्या बनाया जाए?
लॉ बनाया जाए, कानून बनाया जाए। रीजन, जब तक कोई लॉ नहीं, मैंने पहले भी कहा फिर रिपीट कर रहा हूं, तब तक कोई चीज कॉन्ट्रावेंशन के दायरे में नहीं आएगा। कोई इंप्लॉयर ये नहीं चाहता है कि मैं जो है वो किसी भी जो है वो इंप्लॉय को उसके वेलफेयर में कुछ खर्च करूं। वो तो बस चाहता है जितने पैसे दूं चूस लूं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, मेरे फायदे का चीज हो सके। लेकिन अगर कहीं कोई लॉ बन जाए जिसमें कहा गया कि ये फैसिलिटी देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो फाइन होगा, पेनल्टी होगा, जेल भेज देंगे, अगर हम ऐसा कर दे, बताइए तब उन्हें वो फैसिलिटी देनी होगी या नहीं? तब उन्हें वो फैसिलिटी देनी होगी, तब वो डर से जो है फैसिलिटी देंगे। याद कीजिए, हम लोग जो है वो देखते भी हैं अपने मार्केट में, जनरल जगहों पे, अपने लाइफ में। पहले हुआ करता था कि आप जो है वो रेड लाइट जंप कर जाते हैं, तो रेड लाइट जंप करने पे जो है वो आपको 100 रुपए का चालान कटता था, बढ़ा करके 1000 कर दिया। लोगों में डर आ गया, रेड लाइट थोड़ा कम लोग जंप करने लगे। पहले सोचे चलो ना 100 रुपए ही तो लगेंगे, और बात थी 100 रुपए देने के बाद पूरे 24 घंटे तक आपको दोबारा उस चीज का चालान नहीं कटता था। मतलब 24 घंटे के लिए समझिए, आपको जैसे सबवे सफर वगैरह नहीं खेलते थे कि कोई ऐसा आवरण आ गया, ऐसा कवर मिल गया कि आप किसी से टकराएंगे तो मरेंगे नहीं, गेम वगैरह में जैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही। अब 24 घंटे तक जितने रेड लाइट को क्या करना है, क्रॉस करना है, आप कीजिए, और कहीं क्या नहीं होगा, कहीं किसी तरह का आपका चालान नहीं कटेगा। कहा गया नहीं, एक तो अब 1000 का चालान कटेगा, दूसरा सेम डे अगर आपने किया तो अब 5000 का चालान कटेगा, और अगर आपने यही चीज तीसरे बार किया तो 10,000 का चालान, और अगर चौथी बार किया तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को पंच कर दिया जाएगा। और ऐसा अगर 3 बार हो गया पंच, तो ब्रह्मांड के किसी कोने में आप बैलगाड़ी भी नहीं चला सकते। अब मुझे बताइए, लॉ स्ट्रिक्ट हुआ तो लोगों को डर लगने लगा, बिल्कुल वैसे ही कहा गया कि अंग्रेज तो चले गए थे, अंग्रेजियत छोड़ करके गए थे, जो यहाँ पे लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो वैसे ही जुर्म कर रहे थे। जिनके पास पैसा था अपना फैक्ट्री खोल लिया, काम करवा रहे हैं, ना समय पे पैसे दे रहे, लोग जा रहे हैं पैसे मांगने, मिल जाएगा 2 दिन बाद, 4 दिन बाद। एक तो सही पैसे नहीं दे रहे हैं, उसके बाद जो पैसे मिल रहा है वो भी तरपा तरपा करके दे रहे हैं, ना कोई बोनस, ना प्रोविडेंट फंड का पैसा भी काट रहे हैं, सरकार को जमा भी नहीं कर रहे हैं, ना कोई फैसिलिटी मिल रहा है, घर में कोई बीमार है तो उसके ट्रीटमेंट के पैसे नहीं मिल रहे हैं, काम के दौरान कोई हादसा हो गया, कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, अगर वुमेन कहीं पे काम कर रही है तो उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, यहाँ पे काम करने पे तो पैसे ही नहीं देते, 6 महीने घर बिठा के कहीं वो पैसे देते हैं, कानून बनाना पड़ा। अगर कोई वर्क प्लेस पे काम कर रहा है और उनके साथ किसी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, पहले कानून रहेगा तब ना जो है वो क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, कानून बनाया गया। तो ऐसे सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ लॉ बनाए गए, किसको फैसिलिटेट, प्रोटेक्ट और हेल्प करने के लिए, इंप्लॉय को। अगर मैं इसे सही करूं तो सही में इसका सेंस ये हुआ कि इंप्लॉय और इंप्लॉयर के रिलेशन को जो है वो हार्मोनाइज करने के लिए, उनके बीच हार्मोनी बनाए रखने के लिए, या कहिए कि इंप्लॉय को या वर्कर को कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, उन्हें फैसिलिटेट और प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्कर को क्या करने के लिए, फैसिलिटेट और प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो बहुत सारे कानून बनाए गए। और उन्हीं में से आपको 16 एक्ट्स पढ़ने हैं। कितने एक्ट पढ़ने हैं? 16 ही नहीं है, सैकड़ों का मतलब हंड्रेड्स होता है, सैकड़ों की संख्या में हंड्रेड्स ऑफ नंबर हैं, उनमें से हमें मेजर जो है वो 15-16 जो है वो एक्ट क्या करने हैं, पढ़ने हैं। अगर उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया तो उस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करें, स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि मजदूर जो है वो मैनेजमेंट को बंद करके बाहर से आग लगा दे। हुआ भी मारुति उद्योग लिमिटेड में, नोएडा में हुआ था, जनरल मैनेजर लेवल के इंप्लॉय, बहुत बड़ा लेवल हो गया जनरल मैनेजर, वो भी मारुति उद्योग लिमिटेड का, नोएडा के ऑफिस में मजदूरों ने कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, पैसा बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, नहीं माने, बाहर से केबिन को बंद कर दिया, जिंदा जला दिया। कहने का मतलब यह कि ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को निपटाने के लिए क्या होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। इन्हीं चीजों को लेकर के कानून बना जो हमें पढ़ना रहेगा, किसमें, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। तो देखिए, पहला पोर्शन सेटिंग अप बताता है, बिजनेस कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कैसे चलाना है, कहां से पैसा लाना है, किस फॉर्म में करना है, सिर्फ इंडिया में करना है, इंडिया से बाहर जाकर के करना है, इंडिया से बाहर है, इंडिया में जो है वो ऑफिसेस खोलना है, इंडिया में है, इंडिया के बाहर ऑफिसेस खोलना है, ये सारा चीज।
और इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ कहता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के जितने भी तरह के चीज होते हैं, किस तरह से काम करे, कितने देर काम करे, कौन कौन सा फैसिलिटी दे, कितना पैसा कम से कम दे, किस समय वो पैसा दें, अगर वर्क प्लेस पे कोई अगर कोई उन्हें नुकसान होता है तो कैसे कंपनसेशन दे, उनका बोनस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये सब पैसे समय पे मिलना चाहिए। वुमेन अगर काम करती है तो वहां पे सेक्सुअल हरासमेंट जैसा चीज नहीं होना चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, मैन और वुमेन दोनों को एक जैसा सैलरी मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन सारे चीजों को लेकर के पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में। हमें जो है वो पहले पढ़ना है कौन सा, पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 2 का बहुत जगहों पे यूज रहेगा। और इसी पार्ट 2 में मैंने बोला था कि किस ऑर्डर में पार्ट 2 को पढ़ेंगे ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें जिसका यूज जो है वो मैं आगे करना है वो चैप्टर पहले पढ़ लेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना था और हमने जो किया था शुरू, वो कौन सा था, फैक्ट्रीज एक्ट था। और अब जरा हम आते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। सारी ये स्ट्रैटेजी, ये सब हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि कैसे हम चीजों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, कैसे आप अपना होमवर्क वाला कॉपी एक मेंटेन करेंगे जिसपे हर दिन लिखने वाला चीज, ये एज इट इज आपका जो है वो एप्लीकेबल रहेगा जैसे जैसे हमने बात की है। कुछ लोगों के साथ आज भी हमने बात की, जब हमने जो है वो ECIPL कर रहे थे तो भी उस चीज को हमने रिवाइज किया। एक घर की कॉपी और एक क्लास की कॉपी, हर दिन जो आप पढ़ेंगे उसको क्या करके आएंगे, अगले क्लास से पहले रिवाइज करके आएंगे। जब आपकी क्लास फुल फ्लेज और काफी तेज चलेगी, तेज का मतलब रेगुलर ये पे, उस समय आपके पास ज्यादा बर्डन आ जाएगा पढ़ने का, तो इस समय थोड़ा राइटिंग वाली चीज पे ज्यादा मेहनत कीजिएगा। देखिएगा हम लोग आज से ही पहुंचेंगे और बात करना शुरू करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को लिखने वगैरह की हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जैसे ही हम जो है वो ज्यादा पढ़ना शुरू करें उससे पहले राइटिंग वाले चीज पे हमारा थोड़ा क्या हो जाए, कमांड हो जाए कि कैसे हम चीजों को करेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे हमला कर रहे हैं किस पे, फैक्ट्रीज एक्ट पे। और फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में बेसिकली जानते हैं कि ये बेसिकली है क्या, कैसे ये वर्क करता है। तो देखिए सबसे पहला चीज इसमें ये जो एक्ट आपका है फैक्ट्रीज एक्ट, इसके बारे में जानते हैं कि ये एक्ट कहां एप्लीकेबल होगा, ये एक्ट कहता क्या है। ओवरऑल पहले एक एस्पेक्ट बनाते हैं। कहा कि फैक्ट्रीज एक्ट हमारा जो है वो कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ उस जगह एप्लीकेबल होंगे जिस जगह का नाम क्या होगा, फैक्ट्री होगा। अगर उस जगह का नाम फैक्ट्री नहीं होगा तो वहां पे हम एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन जब ये एप्लीकेबल होंगे तो ये बताएंगे कि अगर कहीं पे फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल है तो फैक्ट्रीज एक्ट में जो प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन का मतलब होता है फैक्ट्रीज एक्ट में दिए गए बातों को, किसी भी लॉ में लिखे गए बातों को उसका क्या बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट में जो जो बातें कही गई, जो जो प्रोविजन किया कहा गया है, वो सारे के सारे प्रोविजन को फुलफिल करना पड़ेगा। किसको कहा, जो फैक्ट्री के ओनर होंगे, देखेंगे उनको किस नाम से पुकारेंगे, लेकिन जो फैक्ट्री के मालिक होंगे उनको ये सारा कुछ फुलफिल करना पड़ेगा कि वो कौन से जो है वो लोग होंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना है कि फैक्ट्री बोलेंगे किसको। दूसरा, फैक्ट्री अगर कोई जगह डिक्लेयर हो गया तो उसे कैसे इस बात की सूचना देनी है और कौन कौन से कंप्लायंसेस जो है वो वहां फुलफिल होने चाहिए। वर्किंग आवर को लेकर के, पेमेंट को लेकर के, वुमेन के वर्क को लेकर के, इन सारे, अगर वहां पे कोई ऐसा चीज है, हेजार्डस नेचर का काम होता है। हेजार्डस इज नॉट इलीगल। हेजार्डस का मतलब होता है कि वो चीज जहां खतरा ज्यादा हो उसको हेजार्डस बोलते हैं, इलीगल को नहीं। इलीगल तो बनाना ही नहीं है। जैसे अगर कहीं चरस गांजा बन रहा है तो वो इलीगल हुआ, लेकिन अगर कहीं पे एसिड, अगर कहीं पे पेस्टिसाइड्स, अगर कहीं पे केमिकल, अगर कहीं सीमेंट वगैरह की फैक्ट्री है तो ये आपका इलीगल नहीं है, ये क्या है, हजार्डस। क्यों हजार्डस है? क्योंकि अगर वहां पे ध्यान नहीं रखा गया और वहां पे कोई मिसहैपनिंग हुआ तो कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब बहुत ज्यादा क्या होगा, नुकसान होगा। उसी को हजार्डस बोलते हैं। तो अगर कहीं पे, अच्छा मुझे बताइए कि क्या हमें सीमेंट की जरूरत नहीं है, पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं है, गैस जिसको सूंघने से लोग बेहोश हो जाते हैं। आप बोलेगा सर सूंघने से बेहोशी हो जाते तो इसकी क्या जरूरत होगी? इसकी भी जरूरत है। कब? ऑपरेशन वगैरह के समय में। अगर एनेस्थेसिया जैसा चीज बनेगा नहीं तो ऐसे केस में किसी को सीधे जो है ऑपरेट करना है। मेरा ही कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ, बिना किसी एनेस्थेसिया के अगर पेट दोनों साइड फाड़ दिया जाए तो फिर और ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है।
सारे दुखों से ऐसे ही उसे मुक्ति मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का यूज है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी को जरूरत से ज्यादा एनेस्थेसिया दे दिया तो भी उसका सारा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि फिर अब वो कभी होश में नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब तभी तो हैजार्डस इन नेचर हुआ। जो हमें सीमेंट की जरूरत है या नहीं, जहां बनता है, सोचिए सीमेंट का एक कट्टा, एक बोरा, कट्टा समझते हैं, बोरा समझते हैं, इंग्लिश में स्टेक बोलते हैं, ऐसे लिया और ऐसे खोल दीजिए, इतना डस्ट निकलेगा कि संभालना मुश्किल, तुरंत खांसी एलर्जी होने लगेगा। लेकिन बताइए उसके बिना घर बन सकता है? तो वो भी हमारे लिए क्या है, जरूरत की चीजें हैं। लेकिन सोचिए जब एक बोरा, एक कट्टा को ऐसे कर दिया तो दिक्कत होने लगी। यही अगर जहां बन रहा होगा वहां का क्या आलम होगा, कितना धूल, कितना ये। जहां पत्थर, जो आपके ये टाइल्स, मार्बल, ये सब बनते हैं, इसकी जब घिसाई घर में हो रही होती है तो अंदाजा लगाए कितना गंध मचता है। ग्रेनाइट वगैरह की, ये सब की जब घिसाई करते, पत्थर वगैरह, कोटा, बहुत तरह की चीज है, होता है या नहीं? सोचिए अभी जो है ये पहाड़ से काट के बनाया जाता है, वहां पे कितना मेहनत लगा जब इस लेवल तक तैयार किया गया होगा। सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है जो वहां काम कर रहे थे, लंग्स में होता है। मतलब अब अगर ऐसी कोई जगह है तो उनका नियम रेगुलर रूप से क्या होना चाहिए, चेकअप वगैरह होना चाहिए। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, तो यही हमें देखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं कि किस जगह को हम क्या कहेंगे, फैक्ट्री। कुछ लोगों ने थोड़ा पढ़ा हुआ है, जिनका पढ़ा है उनके लिए रिवीजन रहेगा, बाकी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बार बार कह रहा हूं इसी पे अभी लिखना सिखाऊंगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज आपका क्या रहे, समझा हुआ रहे, क्योंकि इसको अलग अलग तरीके से भी, दो दो तीन तीन चार चार तरीके से इसको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा कि अगर ऐसे पूछा तो कैसे, ऐसे पूछा तो कैसे। तो देखिए सबसे पहले ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होता है हर उस जगह पे जिस जगह का नाम क्या है। अगर उस जगह का नाम फैक्ट्री नहीं तो वहां ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। कहा ठीक है। इसका मतलब हमारा अगला पड़ाव क्या हुआ, हमारा अगला पड़ाव हुआ कि पता करो कि किस जगह को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री। अच्छा एक ऐसी ही बात बताइए, जो जगह फैक्ट्री होगा वहां पे जो है इस एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, और इस एक्ट के प्रोविजन में हमने क्या बोला, क्या लिखा हुआ रहेगा, ये सुविधा देना, ये फैसिलिटी देना, इस तरह से प्रोटेक्ट करना, इस तरह से फैसिलिटेट करना। तो गवर्नमेंट का क्या इरादा रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जगहों को किस दायरे में रखें। अगर ज्यादा से ज्यादा चीजों को फैक्ट्री के दायरे में आप रखेंगे ही नहीं तो वहां पे फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन ही तब एप्लीकेबल होंगे जब वो जगह किस कैटेगरी में आएगा, फैक्ट्री। तो इसका मतलब फैक्ट्री का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड होने वाला है। क्या होने वाला है, ब्रॉड। और ब्रॉड का मतलब है ज्यादा बड़ा डेफिनेशन होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज को हम फैक्ट्री के दायरे में ला सके। तो कहा फैक्ट्री कहने के लिए कहा गया एनी प्रीमाइसेस, क्या वर्ड यूज किया, एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रिसिंक्ट्स, एनी पार्ट ऑफ विच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन। बाकी चीजों को बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैंने बोला कि एनी प्रीमाइसेस, यानी कि किसी भी प्रीमाइसेस के, देखिए क्या लिखा हुआ, एनी पार्ट, किसी भी एक हिस्से में। जैसे ये पूरा का पूरा एक प्रीमाइस हो गया, इसका किसी भी एक हिस्सा का मतलब हुआ चाहे उस कोने वाले रूम में ही कौन सी एक्टिविटी हो रही हो, मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान रखिए अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं हो रहा है, कौन सा एक्टिविटी, अगर नहीं हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, तो ऐसे केस में ये किस दायरे में नहीं आएगा, आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, वो फैक्ट्री नहीं हुआ। तो सबसे पहले वो कौन सा एक्टिविटी होना चाहिए। और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है क्या पूरे हिस्से में होना जरूरी है, नो। किसी भी एक छोटे से पार्ट में भी अगर हो रहा है तो क्या उसे फैक्ट्री बोल देंगे, बोला गया नहीं। अभी और भी चीजों को देखेंगे। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो कट्टा मारिए, वो जगह क्या नहीं है, और वहां पे किसके प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। कहा इसका मतलब पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि किस एक्टिविटी को कौन सा एक्टिविटी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। इन जनरल हमें क्या पता है, जब जो अगर किसी जगह कोई सामान बने तो उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, कहीं पे कुर्सी बन रहा है, कहीं पे पेन बन रहा है, कहीं पे बॉटल बन रहा है, कहीं पे चेयर बन रहा है। कहा कि ये कहीं भी अगर कोई ऐसा एक्टिविटी होता है जहां पे कुछ बन रहा हो, इसी बनना को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, जैसे लकड़ी से बना कुर्सी, प्लास्टिक से बना कुर्सी, लकड़ी से बना फर्नीचर,
तो ये सब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन। एक रूप से दूसरे रूप में जाने को क्या बोलते हैं? तो जनरल तो हमें यही पता है कि जब कोई चीज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाए तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। किसी चीज के बनने को ही क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग हम बोलते हैं। कहा कि बस इतना ही, कहा कि ये जनरल डेफिनेशन है। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को किस दायरे में लाना, मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा चीजों को अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में लाना चाहते हैं तो ऐसे केस में हमें मैन्युफैक्चरिंग के डेफिनेशन को ब्रॉड करना पड़ेगा। या ध्यान से समझिएगा, हमें फैक्ट्रीज एक्ट को ज्यादा से ज्यादा जगहों पे एप्लीकेबल करना है। तो हमने बोला फैक्ट्रीज एक्ट वहां एप्लीकेबल होगा जिस जगह का नाम क्या होगा? फैक्ट्री। जिस जगह का नाम क्या होगा? और क्यों चाहते हैं फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन को एप्लीकेबल करना? ताकि वहां पे जो वर्कर काम करते हैं उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उसको हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? प्रोटेक्ट। और फैक्ट्रीज एक्ट ने लिखा हुआ है कि कौन कौन सी सुविधा देंगे, जो आगे बताऊंगा। वो उन्हें तभी मिलेगा जब वो जगह क्या होगा? फैक्ट्री। और फैक्ट्री होने के लिए वहां कौन सा एक्टिविटी होना चाहिए? अब कहा कि इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन वाइड करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन इतना वाइड कर दिया कि जितने चीजों को आप सोचिएगा वो सबको किस दायरे में रख दिया। और सरप्राइजिंगली यू विल गेट सरप्राइज कि कुछ ऐसा चीज आप बोले सर ये कौन सा मैन्युफैक्चरिंग है? तो याद रखिए, हम जिस एक्ट को पढ़े इसका नाम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो डेफिनेशन देखना है इस एक्ट के अकॉर्डिंग देखना है। आप क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, आप क्या कहते हैं, आपके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई दूसरा एक्ट क्या कहता है फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को, उससे भी लेना देना नहीं। ये एक्ट जो डिफाइन करेगा वो हमें देखना रहेगा। तो इस एक्ट ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहा, चाहे मेकिंग हो, ऑल्टरिंग हो, रिपेयरिंग हो, ऑर्नामेंटिंग मतलब गहने जेवर जहां बनते हैं, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग, डेमोलिशिंग, तोड़ना भी, कहीं पे घर टूट रहा है तो भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आएगा। किसी भी तरह से काम करे, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, डिस्पोजल, सारे वर्क को बोला किस दायरे में आता है। कमाल की बात है, आपने अपना बैग धुलने के लिए दिया है, पानी मार मार के जो धोता है, कहा कि ये भी किस में आ गया? वॉशिंग भी किस में आ गया? मैन्युफैक्चरिंग में। ओवर ऑयलिंग के लिए आप देते हैं, गाड़ियों को नहीं देते हैं, तो भी वो किस में आ गया? कहा ऐसा इसीलिए किया है ताकि वहां भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी वो फैसिलिटी मिले। ठंडा गर्म हर महीने में ऐसे करके सोचिए हाथ जो है उनका कैसा हो जाता होगा। अब फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन में आएंगे तो वहां लिखा हुआ है उतना पानी ठंडा रहेगा तो उन्हें खास तरह का ग्लव्स देना पड़ेगा। तो पहले वहां पे एक्ट तो अप्लीकेबल हो, और एक्ट अप्लीकेबल होने के लिए उस जगह को क्या होना पड़ेगा, और फैक्ट्री होने के लिए क्या होना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो तब होगा जब इस एक्ट ने उस प्रोसेस को क्या बोला। इसीलिए इन्होंने सब कुछ जो इसमें शामिल कर लिया कि जितने भी तरह के काम है, मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, सब कुछ को शामिल कर लिया। साथ ही साथ बोला पंपिंग ऑयल, वाटर एंड सीवेज। आप देखते होंगे सीवर वगैरह में जो है वो अक्सर सुनते होंगे कि कोई काम करने के लिए गया, डेथ हो गई, मिथेन गैस और बाकी क्या गैस वगैरह निकला, कहा कि उस जगह को भी क्या बोल दिया? फैक्ट्री। जरा आप सोचिए सीवेज वाले जगह को क्या बोल दिया? फैक्ट्री नहीं, मैन्युफैक्चरिंग। इसीलिए कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ तभी वो क्या बन सकता है, और तब वहां पे प्रोविजन लगेगा कि कौन सा इक्विपमेंट के साथ नीचे उतारेंगे। क्योंकि अगर वो जगह मैन्युफैक्चरिंग नहीं तो कभी भी वो जगह क्या नहीं होगा? फैक्ट्री नहीं। और अगर वो जगह कभी फैक्ट्री नहीं होगा तो क्या होगा? वहां पे लोगों को फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन मिलेंगे नहीं, वो फैसिलिटी उनको जो है वो मिलेगा नहीं। इसलिए सारे चीज को वहां डाला। वाटर वगैरह में, पंपिंग हाउस वगैरह में जो वाटर सप्लाई कर रहा होता है, ये सबको किस दायरे में रख दिया? मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में रख दिया। जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, जहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, बड़े बड़े जो डैम बनाए जाते हैं, उसको भी क्या बोला गया? मैन्युफैक्चरिंग। यानी वहां पे भी अगर लोग काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। तो जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है बड़े बड़े जगहों पे जो डैम में पानी को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया गया, उसको जब आप पावर ग्रिड में भेजते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग। और ट्रांसमिटिंग का मतलब हो गया कि वहां से टाटा पावर, रिलायंस ये खरीदते हैं और हमारे और आपके घर में पहुंचाते हैं। ये क्या हो गया?
ट्रांसमिटिंग। कहने का मतलब है टाटा पावर में जो लोग काम कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पावर ग्रिड में जो काम कर रहा है तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डैम पे जहां पे पहली बार पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, वो भी कौन सा एक्टिविटी? मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो वो फैक्ट्री हो सकता है, और भी एस्पेक्ट है, लेकिन पहले मैन्युफैक्चरिंग होगा तब ना, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में रखा। कंपोजिंग, बुक वगैरह को जो कंपोज किया जाता है, अलाइनमेंट की जाती है। प्रिंटिंग एंड बुक बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग हुआ बचपन में, अब तो कम करते हैं, सिलने का काम, बुक को ये करके, मेरी बिटिया का जितना बुक रहता है बाइंड करा के रखना पड़ता है, नहीं तो पता चला कि आधा सेमेस्टर होते होते, मतलब आधा क्लास होते होते दूसरा बुक क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो वो वर्क भी जहां होता है, देखिए कितना ध्यान रखा गया है, वहां भी बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट ना करे कोई, इसीलिए उसको किस दायरे में रखा? मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में होगा तभी ना, अगर इतने सारे लोग वहां काम कर रहे होंगे तो उसे हम फैक्ट्री बोलेंगे। देखेंगे कितने लोगों पे। प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज, ये तो बड़ा चौंकाने वाला चीज जैसा है कि कोल्ड स्टोरेज में किसी चीज को हम रखेंगे और उसे भी हम क्या बोल रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग। जबकि यहां तो जो आलू, जो टमाटर रखा, क्या वो सब्जी बन के निकलता है? नहीं, वैसे ही रहता है। हमें जब जरूरत हो फिर हम वहां से लेकर के मंडी में आते हैं और वहां से चीजों को क्या कर रहे होते हैं? बेच रहे होते। कहा वहां भी बड़े लोग काम कर रहे होते, ठंड के मौसम में पीठ पे रख रख करके सामान ले जा रहे होते। आप बोलेगा ठंड क्यों, गर्म क्यों नहीं लिया? बोला क्योंकि गर्मी के मौसम में तो पीठ पे ठंडक वाला चीज रहेगा तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन ठंड के मौसम में जहां पे बिना कुछ ठंडक लिए हुए हाथ पैर कांपते रहते हैं, वहां पे सोचिए वो कितने कम डिग्री में रहता है टमाटर वगैरह और बाकी चीज। टमाटर वगैरह तो छोड़िए, बहुत ऐसे फल हैं जो 7-8 महीने पहले जो है वो खत्म हो गया सीजन, फिर भी मिल रहा होता है। सब्जी ही कहां हर समय, अब देखिए ना, हर समय गोभी मिल रहा होता है, हर सीजन में थोड़ा ना होता है। ये तो सीजनल चीजें हैं, रखा जाता है इतने टेम्परेचर पे कि वो क्या रह जाता है? मेंटेन रह जाता है। तो कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज भी किस दायरे में आया? मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आया। तो देखिए हम वापस पहुंचे अपने डेफिनेशन पे। क्या बोला? एनी प्रीमाइसेस इन एनी पार्ट ऑफ विच, बाद में यूज करेंगे इंक्लूडिंग प्रेसिंग्स, इन एनी पार्ट ऑफ विच मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या प्रोसेस इज गोइंग ऑन। इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग पता चल गया प्रीमाइस के किसी भी हिस्से में। अब देखिए प्रीमाइस में इंक्लूडिंग जो प्रेसिंग्स लिखा हुआ है, इसका क्या सेंस है? जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी भी जगह आप देखिएगा कि पहले एक बड़ा सा प्रीमाइस होगा, बाउंड्री से बंद रहता है, और उसके बाद वहां आप देखेंगे कि मकान है, बाकी पूरा खाली है, बाउंड्री के भीतर है, लेकिन उसमें हो सकता है 4-5 रूम बने हुए होंगे। ये जो रूम बना हुआ है, इसी रूम को बोलते हैं प्रीसिंक्ट्स। क्या बोलते हैं? यानी कि वॉल से क्लोज जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? अब इसका मतलब ये नहीं सर वॉल का मतलब ईंट वाला, नहीं भाई, आपने पीवीसी से भी कर दिया तो भी जो एक क्लोज्ड एरिया है उसको क्या बोलते हैं? प्रीसिंक्ट्स। लेकिन प्रीमाइसेस जो है वो बड़ा एरिया हुआ। जैसे यहां का तो नहीं पता है, यहां आप वेल ब्लेस्ड होंगे और उतना बड़ा हो तो हमारे अपने जो है शहर में बहुत बड़ा जो है वो मकान रहता है। मतलब पहले तो पूरा का पूरा बाउंड्री दिया हुआ प्रीमाइसेस रहेगा, बड़ा सा गेट। उसके बाद जब आप उसमें जाइएगा तो काफी, जब आप जाएंगे तब इसी में जो है वो बगीचा वगैरह है, सब कुछ है, आम वगैरह के भी छोटे पेड़ दिखेंगे, लीची दिखेगा, भिंडी भी दिखेगा, हरी मिर्च भी रहेगा, सब कुछ, फूल पौधे सब कुछ। और तब वहां पे जो है वो 8-10 या 4-5 कमरे बने हुए हैं। तो ये जो पूरा एरिया हुआ इसको प्रीमाइस बोलते हैं, और वो जो मकान बना हुआ उसको क्या बोलते हैं? प्रीसिंक्ट्स। तो कुछ ऐसा भी प्रीमाइस हो सकता है जिसके भीतर क्या होगा? प्रीसिंक्ट्स होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी प्रीमाइस हो सकता है जिसके भीतर प्रीसिंक्ट्स। कैसे? आपने पूरा का पूरा एरिया क्लोज कर दिया, कंपनी के केस में बात करते हैं, और वहां पे सिर्फ आपने क्या किया? पाइप रख दिया, इलेक्ट्रिक वायर रख दिए। क्यों रख दिया? टाटा पावर। मकान हर जगह नहीं बना हुआ रहता है, बड़ा सा एरिया लेगा, उसको अच्छे से फेंसिंग कर लेगा, ऊपर में कांटे वाले तार वगैरह लगा देगा, और उसमें जाकर के अपने जो है वो केबल वगैरह, जो लकड़ी में एकदम बड़ा सा जो है गोला चक्का जैसा रहेगा, उसमें ये इतना मोटा मोटा वायर लपेटा हुआ जैसा रहेगा, क्रेन से उठा उठा के रखा जाता है, लेकिन कहीं तो रखेंगे। तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? प्रीमाइस। और अगर वहां पे कोई एरिया क्लोज है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीसिंक्ट्स। तो मैंने ये बताया कि प्रीमाइस के भीतर प्रीसिंक्ट्स हो भी सकता है और प्रीमाइस के भीतर प्रीसिंक्ट्स नहीं भी हो सकता है। तो प्रीमाइस
जेनरिक नेम बड़ा सा जो है ओपन लैंड हो गया, विथ बिल्डिंग और बिल्डिंग अलोन। बिल्डिंग हो भी सकता है और नहीं। जो बिल्डिंग होगा, जो चार दीवारी से बंद होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको प्रिसिंक्ट्स बोलेंगे। और बाकी एरिया को क्या बोलेंगे? प्रीमाइस। तो प्रीमाइस में सारा कुछ हो गया, वो वाला भी, बिल्डिंग भी हो गया और खाली एरिया भी। लेकिन जब प्रिसिंक्ट्स बोलेंगे तो सिर्फ क्या कवर हुआ? सिर्फ और सिर्फ वो बिल्डिंग जो क्लोज्ड है, जो क्लोज्ड है। तो देखिए, अब यहां पे हम अभी तक पहले लाइन को डिफाइन कर रहे हैं। एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग व्हाट? प्रिसिंक्ट्स, इन एनी पार्ट ऑफ विच, क्या कौन सा एक्टिविटी? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन। अब देखिए कौन सी बातें हैं। एक लिखा हुआ है कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है तो ये है विथ द हेल्प ऑफ पावर, और दूसरा विदाउट द हेल्प ऑफ पावर। विथ द हेल्प ऑफ पावर और विदाउट द हेल्प ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ? शुरू हो गई। हाँ, आते हैं। हाँ, मतलब और कोई भी सब्सटेंस जिसमें आपका इरादा क्या है कि मुझे ये चीज बेचना है और ये बेचने के लिए मैं इस गाड़ी से इस सामान को भेजूंगा, वो भेजने वाला जो काम हो रहा है वो भी कौन सा एक्टिविटी कहलाएगा? जबकि बहुत सिंपल सी बात है भैया, हम अगर, बार बार मैं कह रहा हूं, लॉ ने क्या डिफाइन किया वो हमें समझना है। मैन्युफैक्चरिंग तो मैं पता ही चल रहा है, इस सामान को मैं ट्रक पे लोड करके भेजूं, ये कौन सा मैन्युफैक्चरिंग हुआ? मतलब जनरल टर्म में तो नहीं है। कोल्ड स्टोरेज में आपने आलू प्याज टमाटर रखा है और जाते हैं तो वहां से क्या बन करके वो भुजिया और तरी वाली सब्जी रहती है, तो जो रखा है वही लेके आते हैं, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहां कह रहे हैं अगर कोई सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इस व्यू से लेकर के आ रहे हैं कि इसे आगे क्या करना है, हमें यूज करना है, बेचना है, कहीं पहुंचाना है, तो भी उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। और जहां ये हो रहा है उस जगह में बात करते हैं। तो अब कह रहे हैं कि अगर वहां पे पावर का पहला कौन सा एक्टिविटी हो रहा हो वहां? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। जाइए यहां पे और जाकर के देख लीजिए, हाँ मिल गया, ये वाला है, ठीक है, हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग। इनमें से कोई नहीं हो रहा है। अब इतना भी इमोशनल मत हो, ये नहीं हो रहा है तो वापस वो जगह क्या नहीं है? फैक्ट्री। अरे मिल गया, मिल गया, ये एक्टिविटी हो रहा है तो बोल दें उसको फैक्ट्री नहीं। अब आगे पढ़िए। अब आगे क्या वहां पे पावर का इस्तेमाल हो रहा है? कौन सी एक्टिविटी के लिए? लाइटिंग के लिए नहीं बच्चा, किस चीज के लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या वहां पे पावर का इस्तेमाल हो रहा है? अब जवाब हां है या ना है, ये दो चीज होगा। तो फिर जनाब इसको समझ लीजिए कि लाइटिंग का इस्तेमाल किस काम के लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसका मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बताइए मुझे, लाइट जल रहा है या नहीं? एसी चल रहा है, फैन चल रहा है। तो यहां पे अगर मैं पढ़ाने की बात करूं तो ये कहलाया लाइटिंग एंड अदर थिंग। लेकिन मुझे बताइए कि मेरा पढ़ाने वाला चीज के लिए मैं पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं या नहीं? लाइट को छोड़ करके कर रहा हूं, प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। ये देखिए, इसके जरिए लिख रहा हूं, सामने कैमरा टेलीकास्ट हो रहा है, सारे इक्विपमेंट आपको दिख रहे हैं। और याद रखिए, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, पावर की बात हम करते हैं, तो पावर में एक आइटम है इलेक्ट्रिसिटी, जो ज्यादा पॉपुलर इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। पावर का एक सोर्स इलेक्ट्रिसिटी है, पावर का सोर्स जनरेटर भी है, पावर का सोर्स सोलर भी है, पावर का सोर्स गोबर गैस प्लांट भी है, पावर का सोर्स विंड एनर्जी भी है। जिस भी सोर्स से आप पावर का सोर्स आपका बैटरी भी है, नहीं होता है इन्वर्टर और बाकी चीज से चलाते हैं, ये सब सोर्स है पावर का। इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल अगर है, लेकिन याद रखिए मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैं बोलूं कि ये सब मैंने हटा दिया, कौन सब हटा दिया? ये प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर ये सब बंद, ठकाक सब, टेलीकास्ट सब बंद, कुछ नहीं, और यहां पे एक बोर्ड लगाया और हाथ में मार्कर लिया जैसे पहले के जमाने में चलता था, पढ़ाना शुरू किया, मुझे बताइए तब भी यहां पावर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? हो तो रहा है, लेकिन पढ़ाने के लिए नहीं हो रहा है। देखिए लाइटिंग, अंधेरे में कैसे पढ़िएगा? एसी तो चलेगा ही, फैन तो चलेगा ही, तो उसको काउंट नहीं करते हैं।
काउंट कब करेंगे? जब पढ़ाने वाले चीज के लिए किसका इस्तेमाल हो? पावर का इस्तेमाल हो, जो भी फॉर्म कह दीजिए। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। सब आता बच्चा, मैन पावर इस कर रहा है काम, लेकिन किससे? मैन पावर अपनी जगह, लेकिन मैन पावर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने का काम मैं पढ़ा रहा हूं या मंजुलिका? आप मुझे बताइए, दोनों काम मैं ही कर रहा हूं, लेकिन ये देखिए, ये प्रोजेक्टर, ये सारा कुछ इनके जरिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये सब हटा दिया और बोर्ड लगा दिया, बताइए मैन पावर है या नहीं? दोनों जगह मैन तो था ही, लेकिन जो है वो उस केस में इलेक्ट्रिक पावर का यूज हो रहा था, इस केस में पावर का यूज, दोनों ही केस में लाइट जल रही है या नहीं? रूम सेम है, सब कुछ डिट्टो सेम है, कहा उसको हम कंसीडर नहीं करते। और एग्जांपल लेते हैं ना, एक कोई जगह है जहां पे काम हो रहा है और फर्नीचर बनाए जाते हैं, लाइट लगा हुआ है, पंखे वगैरह चल रहे हैं, कारपेंटर, लक्कर वाला, बढ़ई, समझते हैं ना, या बड़े लोग हैं ये सब वर्ड नहीं समझते हैं? कारपेंटर, लक्कर वाला जो ये सब बनाता है, ये सब लोग अपना काम कर रहे हैं। अब देखिए, एक जगह क्या है कि लाइट तो जल रहा है, वहां पे लोग काम भी कर रहे हैं क्योंकि वहां फर्नीचर तैयार होता है, लेकिन सबके पास मैनुअल मशीन है, आरी है काटने के लिए। देखा है आपने आरी? अच्छा, ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। कोशिश करता हूं, बहुत अच्छा मैं ड्राइंग नहीं बना पाता, और ऐसे करके ना यहां कुछ पकड़ने के लिए रहेगा, उतना अच्छा नहीं बना मेरे से, लेकिन ये दांत जैसा रहेगा, ऐसे ऐसे करके उससे क्या कर सकते हैं? लकड़ी को काट सकते हैं। प्लेन करना रहेगा तो ऐसे करके दो लोग पकड़ेंगे, एक इधर से एक इधर से, ऐसे ऐसे खींच रहे होते, देखिएगा कभी जब मैनुअल करेंगे तो हम लोग के घर में जब पलंग वगैरह बनते थे ना, मेरे खानदान में सिर्फ मैं ही गरीब हूं, बाकी सारे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। नानी के नाम से 2 गांव ही है, बाबा के नाम से पूरा गांव ही है। कभी ऐसे ही गया था कि बाबा ये जमीन किसका? तो मेरा, ये खेत तो मेरा, ये तो मेरा, कौन कौन सा अपना? जहां तक नजर जा रहा है सब अपना। तो अब ऐसे में गांव में आप या और भी बहुत सारी जगहों पे देखिएगा कि जब चीजें बनती तो सबके अपने पेड़ वगैरह होते हैं। हमारे यहाँ भी, अभी यहाँ हम जो है वो चौसा, छक्का, दशहरी, मालदा, लंगड़ा, लूल्हा आम खरीद रहे हैं, और हमारे जो है वो अपने चीजों को खाने वाला कोई नहीं है, नहीं कुछ तो जो है वो सैकड़ों आम के पेड़, हर तरह के, लीची, यहाँ जो है वो इतने महंगे महंगे, मुजफ्फरपुर का वो शाही लीची जिसमें इतने छोटे बीज, वो सब हमारे बगान में। यहाँ तो वो आएगा तो शायद और महंगा रहेगा, तो वो सब। और यहाँ लोग जो है वो पेड़ वगैरह, सागवान, बाकी चीज, शीशम, ये हमारे अपने ही जो है वो इतने जो है लकड़ी के अलग, ये वाले फल देने वाले जो है वो अलग हो गए। अब ऐसे में लोग क्या करते हैं, अपना ही जो है वो पेड़ कटवाएंगे और तब वहां पे जो है वो फर्नीचर बनाते हैं। ऐसा फर्नीचर, दादाजी का बनाया हुआ फर्नीचर, आज भी मजाल है उसमें जो है वो दीमक या कुछ और लग जाए, हाँ, लेकिन तब एक आदमी से उठेगा भी नहीं। उसे हिलाने के लिए लोहे से भी ज्यादा, स्टील से भी ज्यादा मजबूत चीजें। अब उसी में क्या होता था, ऐसे ही बैठ करके सब काम कर रहे हैं, और लकड़ी को काटने का काम ऐसे ऐसे करके रगड़ रगड़ रहे हैं। और इन सब काम को देखेंगे ना, पहले ऐसे ही काम होता था, मैनुअल सारा काम हो रहा है। अगर ड्रिल करना है तो ऐसे करके रखेंगे, धागा जैसा होता था, ऐसे ऐसे करके तब सुराग होगा, लेकिन लाइट जल रहा है। तो मुझे बताइए, वहां पावर का इस्तेमाल हो रहा है? दूसरा, एक और जगह जहां फर्नीचर बनता है, और उस फर्नीचर फैक्ट्री में कैसे काम हो रहा है वो देखिए। वहां पे काटने के लिए एक दूसरा आरी है, बस कट के हट गया, ड्रिल मशीन नहीं, आरी काटने वाला, ऐसे करके ब्लेड पत्ती घूमता रहेगा, ऐसे रखिएगा सीधे 2 पार्ट में कट जाएगा। प्लेन करना है, ऑन कर दीजिए, ऐसे करके बस, वहां तो दम निकल रहा है सबका खींचने में, यहां कुछ नहीं, ऐसे एकदम चिकना हो गया। ड्रिल करना है, आप और हम भी रखते हैं अपने घर में छोटा मोटा कील वगैरह के लिए कि बुलाना ना पड़े, मशीन में लगा, हो गया, ड्रिल हो गया। ये हुआ पावर का इस्तेमाल, जबकि दोनों जगह लाइट जल रहा है या नहीं? अंधेरे में थोड़ा ना काम कर रहा है, पंखा वगैरह सब चल रहा है। लेकिन जहां पे मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, मशीन को चलाने के लिए, यानी कि जो एक्टिविटी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए? इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखिए, बहुत जगह आप देखिएगा, अगर कहीं एक्सपीरियंस हुआ हो, छोटे जगहों पे जब गोल्ड स्मिथ, जिसको सोनार बोलते हैं,
जो गहने जेवर बनाते हैं, देखिएगा वो लोग ना मैनुअल तरीके से काम कर रहे होते हैं। आग जो है वो जल रहा होगा और वहां पे ऐसे ऐसे घुमाने के लिए एक पंप जैसा होता है जिससे आग तेज हो जाएगा। सब मैनुअल तरीके से हो रहा है और उसी में ऐसे करके लेंगे, फूक फूक करके आग के लपट को जो है वो उधर करते हैं और तब उससे चीजों को बनाते हैं। लाइट वहां भी जल रहा है, ऑर्नामेंटिंग वर्ड पढ़ा है ना हमने। तो यहां पे क्या पावर का इस्तेमाल हो रहा है? लेकिन यहीं आप जाइए, हाँ, तनिष्क में देखिए, पीसी ज्वेलर्स के जहां चीजें बनते हैं वहां पे कहीं पे अब ये सब नहीं होता है। मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी में लगाया और कितना टेम्परेचर चाहिए बस आप सेट करते हैं, बटन दबाते हैं, उतना टेम्परेचर। और यहाँ पे अगर ज्यादा करना है तो ऐसे करके तेज तरीके से पतला लौ लेते थे, ज्यादा करना है तो ऐसे करते थे। अब के समय में वो कैसे हो रहा है? वहां पे प्रेस करने के लिए क्या करते थे? ठंडा गर्म करना है, पानी में दिया, 2 बार चोट मारा, कुछ नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर का गेम है, इमीडिएट टेम्परेचर डाउन, इमीडिएट टेम्परेचर अप, तुरंत जो है उसको ये करना है। वहां पे -44 डिग्री का टेम्परेचर का इक्विपमेंट है, बस उसमें डाल दिया, बटन दबाया, सेकेंडों में टेम्परेचर कहां पे आ गया? -4 पे आ गया। कहने का मतलब यह है कि ये हुआ बेसिकली पावर का इस्तेमाल होना। किस चीज के लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इतना बोलने का पर्पस क्या है? बहुत खतरनाक केस लॉ आते हैं, यही है ऑब्जेक्टिव बेस्ड केस लॉ। सिचुएशन दे देगा और आपसे आंसर पूछेगा। लिखेंगे कैसे वो बाद में, पहले समझ तो लें, तभी तो बताऊंगा कि लिखना कैसे रहेगा। लेकिन ऐसे वो सिचुएशन को क्रिएट करेगा। तो देखिए, पहला चीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो और उसके लिए किसका इस्तेमाल हो रहा हो? या तो पावर का इस्तेमाल हो रहा है या पावर का इस्तेमाल। अब आगे बढ़िए, अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा या कम से कम? कम से कम। ज्यादा क्यों रखें? ज्यादा तो जितना है वो है, कम से कम कितने लोग होने चाहिए? और अगर देखिए पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो तब ज्यादा कर दिया, तो 20 लोग होने चाहिए। कहा कब? ये भी एक क्वेश्चन है। तो कहा कि आप जब किसी जगह को तय करने के, इसको ध्यान से समझिएगा, आप जब किसी जगह को तय करने के लिए जाएंगे कि ये जगह जो है वो फैक्ट्री है या नहीं है, तो आप जो है वो उस जगह पे खड़े रहिए और उस दिन से 12 महीने पीछे चले जाइए। कहां चले जाइए? 12 मंथ बैक तक। अगर हम आज की बात करें तो आप पिछले जो है वो जून में चले जाइए और देखिए पिछले जून से लेकर के आज तक क्या एक भी दिन वहां पे अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो कितने लोग? कम से कम 10, और नहीं हो रहा है तो कम से कम। क्या एक भी दिन? किस बेसिस पे? रेगुलर बेसिस पे। किस बेसिस पे? क्या रेगुलर बेसिस पे काम किए हैं? अब जवाब है हां। तो वो जगह क्या हुआ? देखिए कहां से बढ़ेंगे। सबसे पहला चीज, फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजन तब एप्लीकेबल होगा जब उस जगह का नाम क्या होगा, और फैक्ट्री होने के लिए वहां कौन सा एक्टिविटी आगे चेक कर लेते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो हो रहा है वो प्रीमाइस में या तो बंद एरिया में हो रहा है या ओपन एरिया में, कहीं भी हो रहा है। और चाहे बंद एरिया के छोटे से पार्ट में या ओपन एरिया के छोटे से भी पार्ट्स में हो रहा है तो पहले मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। और अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है तो बताइए मुझे, क्या उसके लिए पावर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो कितने लोग? अगर हो रहा है तो कम से कम एटलीस्ट 10, और अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम कितने? कितने दिन? हर दिन होना चाहिए 12 महीने में? नहीं, 12 महीने में एक दिन के लिए भी अगर वहां कितने लोग हो गए? 10 या 20। लेकिन किस बेसिस पे? ये क्यों बोल रहा हूं वर्ड रेगुलर बेसिस? ध्यान से सुनिए। ये मान लीजिए एक चेयर बनाने की फैक्ट्री है और हम जो है वो मशीन का इस्तेमाल करते हैं इसको बनाने के लिए। पहले पिघलाते हैं मशीन में प्लास्टिक को, तब उस सांचे में डालते हैं, तब मशीन निकाल के देता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? पावर का। हमारे यहां जो है वो लगातार पिछले साल से ही, पिछले जून से अभी तक जो है वो हर दिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो काम कर रहे थे 6 लोग। कितने लोग? 6 पीपल। लेकिन हुआ क्या कि अभी जो है वो कुछ दिन पहले हमारा रॉ मटेरियल आया, बड़े वाले ट्रक से आया था। जैसे वो यहां आया जाम लगना शुरू हो गया। हमने फटाफट जो है वो हायर कर लिया 10 लोगों को। कितने लोगों को? और बोला कि भाई जल्दी से जो है वो सारा सामान हमारे जो है वो ऊपर पहुंचा दो। अब देखिए 6 लोग पहले काम कर रहे थे और कितने लोगों को ले लिए?
10 लोगों को, लेकिन उनको बोल दिया सामान ऊपर कर देना, पैसे लिए, टाटा गुड बाय। इसका मतलब उनका अपॉइंटमेंट रेगुलर था या कैजुअल था? कैजुअल। और अपने जो 6 लोग थे वो रेगुलर थे। कल हमें जो है वो चेयर बन गया, अब चेयर को बेचना है, बाहर सप्लाई करना है, 1000 चेयर 2000 चेयर लोड कराने हैं, लिफ्ट नहीं, ले ले करके चेयर एक एक जाएगा। हमारे जो 6 लोग हैं, बताइए 2 दिन लग जाएगा या नहीं उसको लोड करने में ट्रक पे। फिर हमने बुला लिया 10 को कि आओ भाई जल्दी जल्दी फटाफट उस पर लोड कर दो। उसको हम काउंट, यानी कि इसमें हम कैजुअल को काउंट नहीं करते। लेकिन सुनिए जरा, हमने जो है वो चेक करना था कि ये जगह फैक्ट्री है या नहीं है। और आज अगर हम बात करें, मान लीजिए, तो हम अगर पहुंचे, मान लेते हैं 20 जून, अगर हम 20 जून पे पहुंचे, या सीधे कीजिए हम कितने पे पहुंचे, 17 जून, हमें यह देखना है कि ये जगह जो है वो फैक्ट्री है या नहीं है। तो हमें किस डेट से चेक करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा 17 जून 24 से इस बीच में। लगातार यहां पे काम करने वालों की संख्या जो है वो 6 थी और पावर का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन हुआ ये कि हमने जो है वो, मान लीजिए कि ठीक जो है वो 5 जो है वो मई को, रुकिए 15 मई को, कितने मई को? 15 मई को हम लोगों ने 6 पीपल को हायर किया। कितने पीपल को? रेगुलर बेसिस पे किया। और हमारा काम बढ़ाना है। अब आप अपॉइंटमेंट में ही लिखा हुआ था रेगुलर या कैजुअल, ये तो अपॉइंटमेंट में करते हैं। हमने बुलाया और बोला कि कैजुअल बेसिस पे 10 लोगों को कि काम खत्म करो, पैसे लो, टाटा गुड बाय, कैजुअल। हमने उनको बुलाया कि आइए अब आप ज्वाइन कीजिए। तो ये 6 लोगों को बुलाया। लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ, 16 मई को 3 लोग इनमें से काम छोड़ के चले गए। जैसे ही पहले दिन उन्होंने काम देखा, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। अब मुझे बताइए, अगर आप बात करेंगे 15 मई तक की, तो कितने लोग आपके पास थे? 6। अगर आप बात करेंगे 16 जून की, तो 16 जून को आपके पास कितने लोग थे? 6, और 6 और हायर किया, कितने? 12 थे। तो आपने 15 को हायर किया था या 16 को? 15 को। तो 15 को, सॉरी, हमारे पास 14 को कितने लोग थे? 6। 15 को कितने हो गए? 12। 15 को हायर कर लिया। लेकिन 16 को इसमें से कितने लोग चले गए? 3 लोग। तो फिर कितने बच गए? 9। अब आप 17 को चेक कर रहे हैं कि हमारा जगह क्या है, फैक्ट्री है या नहीं। तो अब आप जब चेक करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? क्यों? क्योंकि आपने 15th को, आपका आंकड़ा कितने को टच कर गया? 10th, मतलब 12 हो गया, मतलब 10 को टच कर गया। क्रॉस करना भी जरूरी नहीं, टच भी कर जाए, 10 भी हो जाए तो आप कहेंगे सर एक दिन तो था, अगले दिन तो चला गया। अरे बॉस, इंटेंशन, अपॉइंटमेंट जो आपने किया था रेगुलर या कैजुअल। लेकिन यही 6 लोगों को आप लाते हैं किस बेसिस पे कि चलो भाई सारा का सारा माल ऊपर कर देना, और वो 5 दिन तक काम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 दिन तक काम कर रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट कैसे किया है? कैजुअल, तो वो शामिल नहीं होगा। एकदम ध्यान रखिएगा, वर्ड का खेल है। और बच्चे, इतना इसीलिए बोल रहा हूं, यहां पे बहुत शानदार, ये सब की आपको खुद सेंस बताएगा। हाँ सर, फैक्ट बदल बदल करके तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये जगह फैक्ट, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड केस लॉ, जहां सबका जवाब एक होगा और जवाब एक नहीं है तो कोई ना कोई गलत है। ये है बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेस्ड केस लॉ। अब देखिए अगली चीज, कहा कि इतने से क्या हम फैक्ट्री के डेफिनेशन को समझ गए? कहा बहुत हद तक। लेकिन अब थोड़ा और ट्विस्ट लाते हैं। यहां इन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि हो सकता है कि लोग फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन से बचने के लिए क्या करेंगे। मान लीजिए मैं ही, हमारे जो है वो 3-3, 4-4 सेंटर, यहां पे मान लीजिए ये हो गया हमारा जनकपुरी, लक्ष्मीनगर भी है, रोहिणी भी है, पीतमपुरा भी है। अब जो है वो क्या किया हमने कि जो हम मैन्युफैक्चर बना रहे हैं, इसको जो है हम 3 अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। लक्ष्मी नगर में जो है वो सिर्फ जो है हम प्लास्टिक को मेल्ट करने का काम करते हैं। क्या करने का? और मेल्ट करने के बाद उसे जनकपुरी ले आते हैं, जनकपुरी में उसे सांचे में रखते हैं और तब उसे निकालते हैं। और सांचे से निकलने के बाद, मॉड्यूल से निकलने के बाद उसे भेज देते हैं रोहिणी, जहां पे उसकी पॉलिशिंग होती है और जहां पे जो है वो उस पे जो है वो कलर वगैरह करके उसे पॉलिथीन में क्या किया जाता है? पैक किया जाता है।
ये हम 3 जगह कर रहे हैं। अब लक्ष्मी नगर में जो है वो हमने जो है वो हायर कर लिया, जो है वो लक्ष्मी नगर में हमने जो है मान लीजिए 5 लोगों को हायर कर लिया। हमने जो है वो जनकपुरी में जो है यहां हमने जो है वो 4 को हायर कर लिया, और हमने जो है वो रोहिणी में जो है वो 3 लोगों को हायर कर लिया। अब जब हमने ऐसा किया तो हमने क्या देखा कि भाई किसी भी जगह हमारा कितना नहीं होता है, 10 नहीं होता है, लेकिन अगर ऐड कर दे तो कितना हो गया। और हम पावर का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पिघलाने के लिए, मोल्ड करने के लिए, पॉलिश करने के लिए पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये एक जगह होता तो फैक्ट्री होता या नहीं। लेकिन देखिए हमने लॉ के पर्पस को डिफीट किया या नहीं। लॉ के पर्पस को डिफीट करने का मतलब लॉ तो बना इसीलिए कि अगर वो जगह फैक्ट्री डिक्लेयर होगा तो वहां जो लोग काम करेंगे उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा। मैंने कर दी ना प्रोटेक्शन और फैसिलिटी की ऐसी की तैसी। ऐसे ही तो लॉ में टैक्स इविजन वगैरह भी किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो लॉ ने इसको क्या कर दिया, जब उन्हें पता चला, पहले नहीं पता चला। कानून में कब बदलाव आता है, जब हम देखते हैं कि जो बना हुआ कानून है उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो हम अमेंडमेंट करते हैं। फटाक से बोला गया यहां पे नहीं, अगर ये काम 3 नहीं 300 जगह से भी गुजरता है तो जितने भी लोग उन जगहों पे काम करते हैं उनको ऐड कर दो। क्या कर दो, क्लब कर दो। यानी कि ये लक्ष्मी नगर अलग नहीं माना जाएगा कि ये 5 पे काम करता है, यहां फैक्ट्री एक्ट का प्रोविजन नहीं लगेगा। जनकपुरी में नहीं, रोहिणी में नहीं, बोला तीनों को ऐड करो। तीनों जगह कुर्सी ही का प्रोसेस हो रहा है ना। हाँ, कितने हो गए 12। कहा अब कुछ नहीं, अब बताओ अगर पावर का इस्तेमाल होता है तो कितने लोग रहने पे, 10 रहने पे, और नहीं होता है तो अगर मान लीजिए हम इनमें से किसी एक जगह भी पावर का इस्तेमाल करते, ये नहीं कि तीनों जगह पावर होना चाहिए। कहा ज्यादा चीजों को लाना है ना। देखिए जहां पे भी ना लेबर लॉ में लगे कि क्या अच्छा रहेगा तो थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, बाकी लॉ में इमोशनल नहीं हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं। लेबर को किस बात से फायदा होगा, वो कहते हैं कि अगर तीनों जगह पावर का इस्तेमाल होगा तो 10, और अगर नहीं हुआ तो वहां 20 पूरा करो। और कह रहे हैं कि नहीं, किसी भी एक जगह अगर पावर का इस्तेमाल होता है तो 10 होना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सा प्रोविजन ज्यादा फायदेमंद रहेगा, किसी एक जगह, क्योंकि तब ना ज्यादा से ज्यादा जगह किस दायरे में आएगा, फैक्ट्री के दायरे में आएगा। तो उन्होंने बोला कि 3 में से किसी भी जगह पे अगर पावर का इस्तेमाल होता है तो ऐड करके अगर 10 हो गया तो तीनों जगह के ऊपर कौन से एक्ट लगेंगे, तीनों जगह क्या माना जाएगा। जबकि हमें तो पता है 10 होना चाहिए। बोला नहीं है ना, तो भी जो है तीनों को क्लब कर देंगे। अच्छा मान लीजिए तीनों में से किसी भी जगह पावर का इस्तेमाल नहीं होता है तो तीनों जगह को तो मिलाएंगे, और मिलाने के बाद कितने होने चाहिए, कम से कम 20 होने चाहिए। क्लियर है ये। एक भी जगह पावर का इस्तेमाल होता है तो 10 वाला देखेंगे। अब अगर मान लीजिए कि इसका जो है 3 अलग अलग जगह, अगर ये 5 जगहों पे हो रहा होता तो कर दीजिए ना क्लब, और 5 में से सिर्फ एक जगह पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो भी हम कितना चेक करेंगे, 10 ही चेक करेंगे। 10 से ही जो है हम इसको डिक्लेयर कर देंगे। क्लियर है ये बात, क्योंकि अब मैं कुछ और इसमें एक्सपेंड कर रहा हूं। क्लियर। अब उन्होंने बोला कि किसी भी जगह को में फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो, इसके लिए उस जगह को क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, फैक्ट्री के दायरे में आना पड़ेगा। फैक्ट्री होने के लिए पहला स्टेप मैन्युफैक्चरिंग, पता है हमें मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा, अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो क्या चेक करें, पावर का इस्तेमाल हो रहा है या, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करें, अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो कितने लोग, 10 बोलिएगा या मिनिमम 10, मिनिमम 10, नहीं हो रहा है तो मिनिमम कितने दिन, पिछले 12 महीने में एक भी दिन। अगला चीज, किस बेसिस पे अपॉइंट है, ठीक है। अगर मल्टीपल जगहों पे काम हो रहा है तो दे शैल बी ट्रीटेड एज वन। जितने भी जगह पे काम हो रहा है सारे मजदूरों को ऐड कर दीजिए। अगर उनमें से किसी भी जगह पे पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो 10 वाला प्रोविजन, नहीं हो रहा है तब कौन सा वाला, 20 वाला। क्लियर है। पूरे हिस्से में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए या एक छोटे से हिस्से में भी, एकदम छोटे, इत्तू से इत्तू भी हुआ तो भी। अब ये कॉमन सेंस की बात है, इत्तू से छोटे जगह मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, लेकिन लॉ ने बोला है एनी पार्ट, किसी भी हिस्से में अगर हो रहा है प्रीमाइसेस के, चाहे वो 4 दीवारी के क्या हो, भीतर हो या बाहर हो। क्लियर है। ये हुआ आपका कौन सा चीज, ये हुआ एप्लीकेबिलिटी।
अब यहां ही जो मैंने आपको बोला है उस पे जो है वो थोड़ा सा जरा इस बात को बताइएगा। इन चीजों को इस एक्ट के दायरे से क्या किया गया है, बाहर रखा गया। पूछिएगा मुझसे, मैं उनसे ज्यादा अच्छे से बताऊं। तो अलग हो, जैसे मान लीजिए एक मेरा फैक्ट्री है जनकपुरी में, तो मेरा ही सिर्फ फैक्ट्री थोड़ा ना जनकपुरी में, आयुष का भी है, पिंकी का भी है, तो वो तो सब अलग अलग है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आयुष का ही है, जनकपुरी में है, और इन्होंने जानबूझ के क्या किया है, यहां ही चाहते तो ये पिघला भी सकते थे, साचे में भी डाल सकते थे, और उसी से क्या कर सकते थे, पॉलिशिंग का काम भी कर सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब इन्हीं का फैक्ट्री, यहां पे सिर्फ उसको क्या करते हैं, पिघलाते हैं। दूसरे जगह इसको लेकर के जाते हैं, इन्हीं का फैक्ट्री है, और वहां पे क्या करते हैं, मोल्डिंग सांचे में लगाते हैं। फिर तीसरे जगह क्या करते हैं, तो कहा वैसे केस में हम इसको क्लब कर देंगे। ये नहीं कि मेरे के साथ इनका कर देंगे, ये एक अलग एंटिटी है, इनका अलग फैक्ट्री है, मेरा अलग फैक्ट्री है। कोई बात नहीं, किस्मत खराब है वहां काम करने वालों की, वहां कौन से वहां फैक्ट्री नहीं हुआ और कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल है, अभी आपको प्रोविजन बताया नहीं है, लेकिन इतना तो बताया टाइमिंग और ये को लेकर के। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके एम्प्लॉयर है, वो अगर वो फैसिलिटी देना चाहे तो का मोस्ट वेलकम भाई, बड़ी अच्छी बात है, इंसानियत नाम की चीज, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जहां पे एप्लीकेबल है वहां ना करे तो उनके पप्पा जी को भी करना पड़ेगा, वरना नॉन कंप्लायंस में आगे पढ़ेंगे ना, पेनल्टी, जेल क्या क्या है, ये तो बाद में देखेंगे। और जहां पे नहीं है वहां पे फुलफिल नहीं किया तो का कोई बात नहीं है, उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज नहीं होगा। अब कुछ और आप पूछ रहे थे, ऐसा लगा ऐसे कुछ थोड़ा बचा हुआ है आपके भीतर, पक्का? ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहां पे कि ये चार चीजें जो हैं, ये नहीं आएगा किस एक्ट के दायरे में, जबकि वहां मैन्युफैक्चरिंग भी एक्टिविटी भी हो रहा है और वहां 10 या 20 लोग भी हैं। कहा कि बस सिंपल सा वजह है, ऐसा इसीलिए क्योंकि इन लोगों के लिए, इन जगहों के लिए अलग से प्रोविजन बने हुए हैं, और अगर इनको हम इस दायरे में रखेंगे तो इनको और कम बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनके लिए जो अलग से बेनिफिट है वो इससे बहुत ज्यादा है। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको हम इस दायरे में रखेंगे तो हमारा जो है वो सिस्टम चल पाना मुश्किल है। इन दोनों में से किसी कारण से बाहर रखते तो पहला, रेलवे रनिंग शेड, इनको पहले ही रेलवे की तरफ से इतने बेनिफिट मिलते हैं, इतना इनका टीए डीए दिस दैट होता है कि बोला वो फैक्ट्रीज एक्ट में आप वो कहां से उतना प्रोविजन कर पाइएगा। तो इसीलिए किसी को हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं या डाउनग्रेड, फैसिलिटेट, हमारा इरादा डाउनग्रेड का मतलब था कम करना, तो हम ज्यादा देना चाहते हैं ना, तो ठीक है भाई, आप दूसरे को ज्यादा दे रहे हो, जिसको ज्यादा मिला उसको कम कीजिएगा फैक्ट्रीज एक्ट बना करके। कहा नहीं, ये तो वाइज थिंग नहीं है, इसीलिए बोला इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। माइंस, माइंस वगैरह में ऐसे ही वर्किंग आवर को लेकर के अलग रूल है, वहां पे महीने में 14 दिन ही काम करना रहता है, 14 डेज ही, क्योंकि जितना काम करते हैं वो वैसे ही बहुत खतरनाक होता है। तो वहां पे तो यहाँ पे बताऊंगा ना आपको, सप्ताह में एक छुट्टी कंपलसरी है फैक्ट्री एक्ट के तहत, वहां पे उनको 14 डेज ही काम करना है, उनको तो 16 डेज छुट्टी मिल रही है, और यहां तो लोगों को 4 या 5 दिन मिल रहा है। तो बोला ऐसे में क्या करें, उनको डाउनग्रेड करना नहीं हुआ, तो इसीलिए बोला कि माइंस में ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रोविजंस दिए हुए, उनके टीएडीए, टीएडीए का मतलब है जहां वो ज्यादा देर काम करेंगे, ओवर टाइम को लेकर के अलग प्रोविजन है। मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म फोर्स, कहा गया कि यहां पे भी सारा वो चीज है, लेकिन इसको इसलिए इस दायरे से बाहर रखा गया है क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट के तहत एक प्रोविजन है कि अगर आपकी बात को नहीं सुनी जा रही है तो आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं, लेकिन ये स्ट्राइक शांतिपूर्ण होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए। आप अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं और उसके नहीं रखे जाने पे आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो वरना हम हड़ताल कर देंगे, मतलब हम काम नहीं करेंगे। ये आप कर सकते हैं, इसका तरीका बताऊंगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जब पढ़ाऊंगा, कितने दिन की नोटिस देनी है, क्या करनी है, सब बताना पड़ता है। तभी तो आप सुनते हैं बैंक वाले भी स्ट्राइक पे जाते हैं, एक एक महीने पहले जो है वो नोटिस आ जाता है और हाय तौबा मच जाता है। तो वैसे ही जो है वो यहाँ पे बोला गया कि आपको क्या करना रहेगा,
आपको जो है वो बता करके जाना रहेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर आर्म फोर्सेस हमारे बोले कि हम जो है वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? स्ट्राइक पे जा रहे हैं, उसकी जरूरत है निकी? तो उसमें दो है बच्चा, ठंड लग रहा है तो उसमें आप खुद कर सकते हैं। हाँ, राइट साइड वाला नहीं नहीं, अब उसको वापस आने दीजिए उसी जगह, तब खींच दीजिएगा फिर से, पकड़े रहिए। अब तो आप गलत को पकड़े हैं, ये तो स्लो कर, हाँ अभी नहीं, आने दीजिए फिर से जगह। हाँ, बंद हो गया, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो, शोर बहुत मचा रहा था क्योंकि मेरे भी बगल में था। ये एक्चुअली मौसम बदल गया है ना, इसीलिए थोड़ा सा फील होने लगा। देखते हैं भगवान जी का एसी कैसा है, वरना जो है वो सब चलता रहता है तो भी इस बीच में दम निकला हुआ था। अब देखिए, अगर सोचिए जरा, आर्म फोर्सेस हमारे कहते हैं कि हम अगले 2 दिन के लिए स्ट्राइक पे जा रहे हैं, यहां तो उनके रहते हुए भी सिंदूर और बाकी ऑपरेशन। जरा सोचिए, अगर आर्म फोर्सेस बोले कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, बताइए पूरे देश पे कब्जा हो जाएगा या नहीं दूसरे का? इसीलिए उनको इस दायरे से ही बाहर रखा गया है कि आपके पास ऐसा चॉइस ही नहीं है। चौथा, होटल, ईटिंग प्लेस, रेस्टोरेंट, इनके लिए अलग प्रोविजन है। ये एफएसएसएआई का प्रोविजन आता है, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको इसी के फर्स्ट पार्ट में, जहां बोला ना कौन कौन से बिजनेस के लिए कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना है। तो फूड का बिजनेस करेंगे तो एफएसएसएआई से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, का वो वहां पे कवर हो जाते हैं। सिंपल सा बात है, इन लोगों के ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते क्योंकि ये किस दायरे में नहीं आते हैं। ये पढ़ाने के पीछे वजह क्या है? पढ़ाने के पीछे वजह है कि ये केस लॉ में नहीं, लेकिन ये आपका शॉर्ट नोट्स में जब फैक्ट्री पूछेगा तो ये बात भी लिखनी पड़ेगी। पहले थोड़ा इकट्ठा तो कीजिए, तब बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने पे कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अब अगर मैं बोलूं कि फैक्ट्री को डिफाइन करने, तो बताइए फैक्ट्री को क्या बोलेंगे? सबसे पहले ऐसा एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग प्रीसिंक्ट्स, जहां पे क्या हो रहा हो, एनी पार्ट ऑफ विच, कौन सा एक्टिविटी, पावर का इस्तेमाल होने पे एटलीस्ट 10 और नहीं होने पे कितने दिन में। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला, लेकिन लॉ में तो प्रीसीडिंग लिखना पड़ेगा, पिछला 12 तो नहीं लिखेंगे। प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में एटलीस्ट कितने, 10 और 20 लोग अकॉर्डिंगली, लेकिन किस बेसिस पे? Okay, if manufacturing activity is going on, same manufacturing activity is going on at multiple places, then what we have to do? We have to club the number of people working over there, and then we will check 10 or 20. If in any place electricity is being used for manufacturing, then we have to check it with 10 or 20. 10. अगर इन जगहों में से किसी भी एक जगह पे पावर का इस्तेमाल हो रहा है, तो कौन सा वाला देखेंगे? तो 10 वाला देखेंगे कि पावर का इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है? लेकिन इन जगहों को छोड़ करके, इन जगहों पे सब हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, पावर का इस्तेमाल हो रहा है, 10 लोग भी हैं, सब हैं, रेगुलर बेसिस पे भी हैं, तो भी वो फैक्ट्री नहीं कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे जो है, जरा बताइए, पहले वाले केस में कुछ ये जो है वो नमक बनाने का काम हो रहा है। तो नमक बनाने का काम जब होता है तो वो समंदर के किनारे उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। नमक के ढेले जमा किए जाते हैं समंदर से, और उसको वहां सुखाया जाता है, और तब उसको उठा करके लाया जाता है कहां? प्रीमाइसेस में। और तब उसमें जो है सफाई करके कैप्ट, मतलब वही प्रिसिंक्ट्स, क्लोज बाउंड्री के भीतर। समंदर में क्या आप बाउंड्री दे देते हैं तो प्रीमाइसेस का ही तो पार्ट हुआ। तो वहां पे भी लोग काम कर रहे हैं, और कुछ लोग आपके टाटा सॉल्ट कंपनी, टाटा कंपनी बना रही है, भाई इनके प्लांट मशीनरी तो प्रिसिंक्ट्स के भीतर है ना, लेकिन वो बड़ा बड़ा नमक का ढेला कहां से आएगा? अब अगर वो वहां से आ रहा है तो उस जगह भी तो लोग काम कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, जो लोग भीतर काम कर रहे हैं वो तो आए फैक्ट्रीज एक्ट के तहत, जो समंदर के किनारे काम कर रहे हैं वो भी आएंगे या नहीं आएंगे? वो भी कवर्ड होंगे। उन दोनों को मिला करके हमें देखना रहता है 10 और 20 हुआ या नहीं। चलिए, समंदर के किनारे तो कोई मशीन नहीं चाहिए, बस लाइट चाहिए, लेकिन मशीन का इस्तेमाल
प्रिसिंक्ट्स में हो रहा होगा या नहीं? बिल्कुल हो रहा होगा, बड़े बड़े मशीन लगे हैं, पैकिंग होगा, पॉलिशिंग होगा, उसको भी साफ किया जाता है, आयोडीन वगैरह मिलाया जाएगा, तो वहां तो हो रहा है। तो बताइए दोनों जगह मिला करके 10 वाला चेक करें या 20 वाला, 10 वाला? जबकि ज्यादातर काम तो वहीं पे हो रहा है, समंदर के किनारे ज्यादा लोग, बोला उससे नहीं। आजकल जो है वो कहीं पे कौन सा मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है आजकल? वहां पे मैं इसीलिए तो एग्जांपल में फैक्ट बदल दीजिएगा तो सब बदल जाएगा। मैं तो और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। अरे भैया 2 जगह है तब तो सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी है तो ऐड कर दो। मैं तो कह रहा हूं एक जगह हो रहा है तो 10 होगा या 20? कह रहे हैं एक होगा तो भी जो है वो 10, दोनों जगह हो रहा है तब तो सबको पता है 10, क्लबिंग तो हमें पता ही है, दोनों जगह हो रहा है तो 10 देखा कि एक भी जगह अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो हम कौन सा चेक करेंगे? 10। ऐसा इसीलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा चीज किस दायरे में आए? फैक्ट्री। फैक्ट्री के दायरे में आएगा तभी ना प्रोविजन वहां लगा पाएंगे। फैक्ट्री के दायरे में नहीं आएगा तो लॉ वहां एप्लीकेबल नहीं होगा। वो चाहे तो प्रोवाइड करे, चाहे तो जो है वो प्रोवाइड ना करे। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि टोबैको लीव्स, जो बीड़ी बनता है, ये बीड़ी जो है वो उसके टोबैको के पत्ते होते हैं, एक खास तरह का पत्ता होता है, उसको पहले ऐसे ऐसे लाया जाता है, काटा जाता है, उसमें जो है वो टोबैको डाल करके बंद किया जाता है, धागा से ऐसे लपेटा जाता है, ऐसे उंगली में वो पहने रहते हैं, ऐसे ऐसे करके घोपते रहते हैं। ये हम लोग ऑडिट पे जाते इसलिए देखते हैं कि वो प्रोसेस कि कैसे होता है। कल को आपको भी देखना रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों को बोलिएगा बहुत जरूरी है ये सब पीना उना तभी समझ पाएंगे, ये नहीं है। मैं तो चाय कॉफी भी नहीं पीता, तो इसका मतलब क्या ऑडिट करने में लिकर के कंपनी में नहीं जाता? तो यहाँ पे ये नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं बोल रहे बहुत जरूरी है वरना समझेंगे कैसे? समझना है, टेस्ट करके नहीं देखना ऑडिट के लिए। तो वो ऐसे ही लिए रहते। मैनुअल जब हो रहा होता है तो पत्ता लिया, उसके एक पत्ती जैसा होता है वो टीने का, उस पे पत्ते को रखा जाता है, कैंची से कट से काट लिया गया। ये मैं मैनुअल की बात कर रहा हूं। बहुत जगहों पे मशीन से होता है, पत्ते को सीधे डाला गया, एक बार मशीन ऐसे आएगा खट, एक बार प्रेस करेगा एकदम वो सब शेप में निकल जाएगा। तो दोनों तरह से होता है। तो हमें तो फैक्ट्री में दोनों देखना है। मशीन का जहां यूज होगा 10 देखेंगे, नहीं यूज होगा तो कितना 20 देखना रहेगा, लेकिन प्रोविजन तो एप्लीकेबल होंगे। कहा गया भैया ये जो पत्ते तोड़ने के लिए लोग कहां पत्ते तोड़ेंगे? प्रिसिंक्ट्स के भीतर, रूम के भीतर पत्ते तोड़ेंगे? पत्ते रूम में होंगे या जंगल में होगा? और इनके बड़े बड़े पेड़ होते, ये नहीं कि गमले में ये लगते हैं। सोचिए ना जो कंपनी बना रही है गमले में उगा करके करेगी, बड़े बड़े पेड़ लगते मोटे मोटे, वहां जो लोग हैं वो भी क्या कहलाएंगे? वो भी इस एक्ट के तहत वर्कर के दायरे में आएंगे। और पत्ते तोड़ने के लिए जो वो गए हुए हैं वो प्रोसेस भी कौन सा प्रोसेस है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। तभी अगर वो होगा ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तब थोड़ा ना होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि लकड़ी से फर्नीचर बनता है, लेकिन लकड़ी काटा कहां जाएगा? पहले जंगल में, तब ना उसको काट के लाया जाएगा, तब ना यहां फर्नीचर बनाइएगा। कहा जो लोग लकड़ी से जंगल से काट के ला रहे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुआ या नहीं? बोला बिल्कुल हुआ। भाई तोड़ना और जोड़ना सब किस में आता है? मैन्युफैक्चरिंग। कहीं पे मकान तोड़ा जा रहा है और वहां पे 50 वर्कर काम कर रहे हैं, बताइए उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी या नहीं? बोला देना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे जो है उनसे ठेकेदार ही बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, बेतहासा काम कराते रहेंगे। आप बोलेगा सर अभी भी होता है, लॉ तो है। अब अगर लॉ ही नहीं होगा तो मुझे बताइए आप उसे कोई, अच्छा की बताइए, लॉ है ना कि अगर कोई जो है वो किसी को चाकू मार दे तो ये क्राइम के दायरे में आता है? क्या हमारे देश में किसी को चाकू नहीं मारा गया होगा? जितने देर हम और आप पढ़ रहे हैं कितने को निपटा दिया गया होगा। लेकिन लॉ बना हुआ है तो क्या किया जाएगा? उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसे पकड़ा जाएगा। लॉ ही नहीं रहेगा तो कोई कार्रवाई नहीं, बस ऐवी गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? प्रज्ञा ना, गुस्सा आया क्योंकि मैंने बोला कि मुझसे पूछिए, आयुष से मत पूछिए। अच्छा ये लो चाकू, 2 मार दिया। लोगों ने पूछा क्यों मारा? मन किया ऐसे ही। और इंडियन पिनल कोड में ये क्राइम के दायरे में नहीं है तो कुछ होगा उन्हें? कुछ नहीं होगा। लेकिन ये लिखा हुआ है किसी को चाकू मारना ऑफेंस है। तभी देखते हैं क्यों बोला जाता है गर्दन के ऊपर। ऐसे आपने एक चाटा मार दिया आयुष को, यहां पे आपके ऊपर ज्यादा बड़ा केस नहीं, लेकिन अपने नाखून से भी अगर आप उनको यहां घोंपते हैं तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनेगा। तो ये बना, ये क्यों बना? यही नाखून तो यहां घुसाया नहीं, यहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर। पेन इधर भोंका चलेगा, यहां भोंका, पॉइंटेड शार्प पेन दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ है कितने इंच तक घोंपा तो कितना सजा मिलेगा, ये सब दिया हुआ है कि किस
ऐसा लगा जैसे कि इस लाइट से ऐसा। एनीवे अब देखिए, अगर ऐसा कोई भी चीज है तो लॉ में लिखा रहेगा, तभी क्या होगा वो, तभी जाकर के जो है वो कॉन्ट्रावेंशन के दायरे में आएगा। तो यहां पे जो हम देख रहे हैं पहला समंदर वाला, वो भी आपका एक डिसाइडेड केस है। अब इसका यूज करूंगा मैं जब आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तब। स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें इन्होंने कहा कि भाई जो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग फैक्ट्री के अंदर हैं वो भी वर्कर हैं, और जो कहां काम कर रहे हैं समंदर में वो भी। अगर कहीं पे लकड़ी को काटा जा रहा है तो जहां फर्नीचर बन रहा है वो जगह भी मैन्युफैक्चरिंग में है, और जहां पेड़ों से लकड़ी की क्या हो रही है। आप बोलेंगे नहीं ये हमारे वर्कर थोड़ो ना है। अब सोचिए, अगर आपने सिर्फ कैजुअल बेसिस पे लिया तो आपके वर्कर नहीं हैं, लेकिन आपके इंप्लॉयड हैं और कहां काम कर रहे हैं, जंगलों में, बिल्कुल आपके वो वर्कर माने जाएंगे। और उनको हम काउंट करेंगे क्या करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, फैक्ट्री, इन सबको देखने के लिए। क्लियर है? चलिए, इन चीजों के बाद देखिए जरा ये केस लॉ, और इस केस लॉ को जरा समझने की कोशिश कीजिए, फिर कुछ और बात करते हैं। और मुझे लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है। अब आप बताइए गड़बड़ है या ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रहा है? लग रहा है गड़बड़? हाँ, यही मैंने बोला, पढ़ना मतलब ध्यान रखना है। हमने जब मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा तो आप देखिए, मैं उस स्लाइड पे बस ले आता हूं आपको। हाँ जी, मन का सर, पावर का बेसिकली मतलब मशीन के यूज करना होता है। नहीं बच्चे, पावर का मतलब ये पूछ रहे हैं मन का कि क्या मशीन का यूज करना। कहा कि पावर का मतलब यहां पे उस पावर से उस मशीन को यूज करना जिससे कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ये मतलब है। और पावर में मैंने आपको क्या समझाया, पावर में बिजली हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, और क्या हो सकता है, बैटरी हो सकता है, जनरेटर हो सकता है। अभी देखिएगा, अगर जैसे लाइन उन कट जाएगा, यहाँ पे जैसे आप कट कट जो सुन रहे हैं क्या है, बिजली कट रहा है और बार बार जो है हमारे दूसरे सिस्टम पे ये जा रहा है, इसीलिए वो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी है, बैटरी भी हमारा लगा हुआ, उसके अलावा हमारे पास जेनसेट भी है, क्योंकि एसी तो नहीं चलेगा इन्वर्टर से। तो कुछ इक्विपमेंट इन्वर्टर पे है, क्योंकि उसमें स्विचिंग नहीं होना चाहिए, वरना क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जनरेटर को तो फिर अलग से स्टार्ट करना पड़ता है। कोई बात नहीं, एसी 10 सेकेंड 1 मिनट बंद भी होगा तो क्या है, नीचे को जाएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सब उसमें आते हैं, सोलर वगैरह सब में। यहां पे क्या मसला आया, क्वेश्चन पहले समझे। आपका क्या नाम है बच्चा? शैली। आपका? शैली नेहा वर्णिका, बाकी का तो भी ध्यान है। तो अब बताइए शैली, क्या मसला समझ में आया, क्या है, क्या ये केस लॉ है? हाँ, गलत नहीं लिखा, मुझे डांटिए मत, मैं पढ़ा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तभी तो आपसे पूछा। क्योंकि आप यहां पे दोबारा देख लीजिए एक चीज को, और तब आप आइए, ताकि और जो है वो चीज को क्रिएट कर दें। ये देख लीजिए, तभी तो मैंने दिया है कि मैं तो खुद बोल रहा हूं, आ बैल मुझे मार। ये किस दायरे में आता है, जनरेटिंग भी। जनरेटिंग क्या समझाया था, मन का जब बात समझ में आ जाए बच्चा तो बोलिएगा भी सर क्लियर है।
जनरेटिंग का एग्जांपल बोलिए, कौन सा जगह? पावर, जहां जनरेट होता है, डैम पे, हमारे अलग अलग जगह डैम बने हुए। अच्छा, ट्रांसफॉर्मिंग, जब पावर ग्रिड में वहां से जाता है, वहां पे जमा होने का 4 पावर ग्रिड है हमारे पास इंडिया में, वहां जाता है। एक पावर ग्रिड में एक बार प्रॉब्लम आया था, पूरे दिल्ली में 1.5 दिन तक बिजली नहीं थी, 1.5 डे। आप लोग बहुत छोटे होंगे, मुझे याद है बहुत पहले, उस समय मेट्रो चलती थी, क्योंकि बस में मेट्रो से डिबोर्ड किया था, और मेरा उस समय स्टूडियो प्रीति विहार में था, तो वहां पे से मेरी सैटेलाइट क्लासेस जाती थी। पहले जब मैं पढ़ाता था तो बच्चों को सामने नहीं रखता था, वो स्टूडियो में पढ़ाता था, सीधे सैटेलाइट, 142 सेंटर्स थे। फिर लगा कि थोड़ा इंटरेक्शन भी होगा, सामने बैठे सैटेलाइट पे अभी भी जा तो अभी भी रहा है, लेकिन उस समय किसी को नहीं रखता था, स्टूडियो में ही रहता था। तो मुझे इसलिए ये याद है क्योंकि स्टूडियो थोड़े देर तक ना लोड लेगा, मान लीजिए 4-5 किताब जनरेटर पे चीजों को चलाइएगा। इसलिए मुझे याद है उस समय का, कि उस समय का मतलब आज से 10 साल पहले की बात होगी, 17 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 17 ईयर से। तो आपका उस समय चुन्नू मुन्नू जैसे होंगे भी, तो इसीलिए ध्यान नहीं होगा। 4 पावर ग्रिड है, उसमें से एक पावर ग्रिड जिससे दिल्ली को सप्लाई होता है, उसमें फॉल्ट आ गया था, और वो फॉल्ट के कारण पूरे दिल्ली में एनसीआर वगैरह हर जगह सब कुछ बंद, चलता हुआ ट्रेन और मेट्रो बंद, ऐसी स्थिति हुई थी। तो बहुत क्योक्स क्रिएट हुआ था उसमें, जो है वो मेट्रो से लोगों को पीछे के गेट से निकाला गया, लोगों को पैदल चल के स्टेशन पे आना पड़ा था, ऐसे क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिसिटी ही बंद हो गया, वो उस पे लाइन पे करके लाना पड़ा था। इसीलिए आप देखते होंगे कि मेट्रो में जहां पे भी ये रहता है, वहां पे छोटा सा जगह दिया रहता है चलने के लिए, अगर कभी चलते हुए देखिएगा, वो लोहे का बना हुआ रहता है, इन्हीं बुरे दिन के लिए, डिजास्टर पहले मैनेजमेंट पहले किया जाता है। और वहां पे, और गेट खोलने के लिए मैनुअल बटन होता है, कि गेट भी तो हाइड्रोलिक है, उसके खोलने के लिए मैनुअल बटन होते हैं, उससे खोला गया और तब लाया गया। और उसमें भी सारे गेट नहीं खुल सकते थे, ड्राइवर के आगे वाला, इंजन के आगे हटता है ऐसे करके, और पीछे, तब निकाला गया था। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब हुआ, जनरेट का मतलब हुआ कहां पे? डैम, जहां पे पहली बार बना, वहां से कहां पहुंचेगा? पावर ग्रिड, वो क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मिंग। और ट्रांसमिटिंग, ये बीएससीएस, टाटा पावर जो हमारे घरों में पहुंचाता है, ये कंपनी खुद, टाटा पावर जनरेट थोड़ा ना करती है, इनको तो किसी पावर ग्रिड से मिल रहा है। और पावर ग्रिड में कहां से आता है? पावर ग्रिड में आता है आपका डैम से। बस ये समझिए ना, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर, तब ना हमें आपके पास मिलेगा बिजली। तो ये तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आता है। फिर मैंने ये तो गलत केस लॉ दे दिया क्या? क्योंकि ये डिसाइडेड केस और कहीं और का नहीं है, हमारे दिल्ली का ही है। वर्कर ऑफ कहां? दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग, इसी का नाम डेशू है। तो इसके वर्कर के बीच में और किसके बीच में पंगा हुआ? मैनेजमेंट के बीच में। तो यहां पे जब मामला कोर्ट में गया, तो सबसे पहली बात, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटिंग एनर्जी एट पावर प्लांट या स्टेशन, क्या बोला इन्होंने? डज नॉट मीनिंग द, कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी में नहीं आता है। सुनिए तो जरा। और बोला गया कि इसीलिए उन्होंने बोला था कि हमें ये फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। किसने बोला? वर्कर ने बोला कि हमें जो है वो दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग ये फैसिलिटी नहीं देता है, जो लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? फैक्ट्रीज एक्ट में। हमसे इतने घंटे काम कराते हैं, ऐसे काम कराते हैं, ये सुविधा जो वहां है हमें नहीं मिल रहा है। तो मामला कोर्ट में गया। इनके जो वकील थे उन्होंने बोला, माय लॉर्ड, फैक्ट्रीज एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन इट इज कंसीडर अंडर फैक्ट्री। कहा अच्छा। और कहा एनीथिंग शैल बी फैक्ट्री ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज विच एक्टिविटी। कहा 10-20 तो बाद में काउंट करेंगे, पावर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले ये तो देख लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा है। तो बोला हाँ, आप कौन सा एक्टिविटी करते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिट करते हैं। तो बोला कि नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए उनका जो है वो कहना सही है और इनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जजमेंट दिया कोर्ट ने। लेकिन हमें तो जजमेंट बिल्कुल गलत लग रहा है। क्यों लग रहा है? देखिए जरा। क्योंकि हमने साफ देखा है, ये तो लिखा हुआ है। तो क्यों ऐसा किया गया होगा? ये फैसला भी सही है और जो लिखा हुआ है वो भी सही है।
दिया मैंने 30 सेकंड सोचने के लिए, दोनों ही बातें सही हैं, ये कैसे हो सकता है? जो लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में वो भी सही है, और हाँ, यही बेसिकली बात है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस समय, ओके, अब ये जिस समय, ध्यान से सुनिए, जब ये केस आया था उस समय मैन्युफैक्चरिंग के एक्टिविटी में ये नहीं था शामिल, ये कटा हुआ था, ये शामिल नहीं था, क्योंकि ये डेफिनेशन तो चेंज होता रहता है। फैसला उन्होंने इस बेसिस पे कर दिया, जैसे निर्भया इशू मैंने अभी अभी जिक्र किया, एक को सिर्फ 3 साल का बाल सुधार गृह में रखा गया, लेकिन उसके बाद बताइए चेंज आया या नहीं? लॉ में चेंज आया और बोला कि अगर कोई हीनियस क्राइम करता है, हीनियस मतलब बहुत बुरा अपराध, हाँ, जिसको हिंदी में घिनौना या घृणात्मक बोलते हैं, मतलब इतना जो बुरा काम करे, उस केस में हम उस माइनर को भी किसकी तरह ट्रीट करेंगे? मेजर। लेकिन ये बात पहले नहीं था, इसलिए उसको फांसी नहीं मिली। उसके बाद का ही तो मामला आया था आपका पुणे पोस्ट का मामला, हिट एंड रन केस वाला, इसमें उसे से लेकर के उसके दादा दादी सबको अरेस्ट किया गया, जबकि पहले ऐसा किया ही नहीं जा सकता था। अगर वो माइनर वाले कैटेगरी में आता तो 6-7 लोगों की मौत हो गई थी, इसीलिए यहां पे ये प्रोविजन लगा। तो जब ये आया था तो ये नहीं था, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और बोलना पड़ा, क्योंकि लोग बहुत इस चीज की आलोचना कर रहे थे। हालांकि जरूरी नहीं कि कोर्ट आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन उनको लगा लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है इस तरह से, तो उन्होंने बोला कि देखिए हम लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, लॉ में ऐसा प्रोविजन नहीं है, हम जल्दी ही लॉ में कुछ सुधार लाएंगे, लेकिन उस सुधार ला करके इसमें सजा नहीं दे सकते हैं। ठीक वैसे ही उस समय फैसला करना पड़ा, क्योंकि उस समय मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में नहीं आता था बिजली, लेकिन उसके बाद चेंज किया गया और इसको इस दायरे में रखा गया। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? कि मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आता है। अब के लिए आपने, इसीलिए मैंने ये केस चुन करके रखा है कि आपको ये बात बता सकूं कि कभी कभी जो आप पढ़ रहे होते वो दोनों चीज सही है, जो केस है वो भी डिसाइडेड केस सही है, और जो लिखा हुआ है वो भी सही है। ये जब डिसाइड हुआ था उस समय ये बात यहां पे लिखी हुई नहीं थी, ये कटा हुआ था, उसके बाद डाला गया है। ऐसे बहुतों बार होता है सुधार जब होता है। तो अब यहां पे जो है आप देखिए दूसरा चीज, ये केस, अच्छा, अगर आपको दोनों पार्टी का नाम जब हम लिखते हैं तो बीच में लगाते हैं वर्सेस, क्या लगाते हैं? लेकिन अगर हमें दोनों पार्टी का नाम नहीं पता रहता है तो हम क्या लिखते हैं? इन री। क्या लिखते हैं? इन री का मतलब होता है इन रेफरेंस। क्या मतलब होता है? इन रेफरेंस, और तब बोलते हैं इन री। तो देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, इन री। ये एक केस है जिसमें मद्रास हाई कोर्ट, अब जो है वो नाम जो है वो बदल गया है। मद्रास का नाम अब क्या हो गया है? चेन्नई। पहले जो है हमारे 4 मेट्रो सिटी, कलकत्ता, मुंबई, मुंबई भी नहीं, बॉम्बे, कलकत्ता नाम था, कलकत्ता, उसके बाद बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली, जिसमें से दिल्ली बचा हुआ रहा। बाकी इन तीनों के नेम क्या हो गए हैं? चेंज। कलकत्ता नाम था, कोलकाता हो गया, CU हुआ करता था। ऐसे ही जो है वो बॉम्बे का नाम क्या हो गया? मुंबई। और मद्रास का नाम क्या हो गया? चेन्नई। यहां पे क्यों नहीं चेंज है? जब फैसला आया था तो हाईकोर्ट का नाम क्या था? मद्रास हाईकोर्ट ही था। उन्होंने क्या बोला कि टू कंस्टिट्यूट ए मैन्युफैक्चरर, कि कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या नहीं, इसके लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर शुड नॉट बी एसेंशियली सम काइंड ऑफ व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस। यानी कि जरूरी नहीं है कि क्या हो, किसी न किसी तरह का क्या हो? ट्रांसफॉर्मेशन हो। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। जैसे लकड़ी का कुर्सी में बदलना, ट्रांसफॉर्मेशन। दूध का आइसक्रीम बनना, ट्रांसफॉर्मेशन। दूध का दही बनना, ट्रांसफॉर्मेशन। दूध का खीर बनना, क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन। कपड़े से ये शर्ट बनना, कपड़े से टाई बनना, ये सब क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन। लोहे से कुर्सी का बनना, ये सब क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन। प्लास्टिक से कैमरे का बनना, तो ये सब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई क्या होना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब
कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा, कोल्ड स्टोरेज से आलू निकाला, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? क्या आलू से आलू दम बन गया? नहीं भाई। तो तब भी ये क्या माना जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग इस एक्ट के अकॉर्डिंग। यही उन्होंने, क्योंकि मामला कोर्ट में पहुंचा ना, और वो कह रहे थे भाई ट्रांसफॉर्मेशन का तो मतलब होता है कोई चेंज होना, कहां कोई चेंज हुआ? तो उन्होंने क्लियर कर दिया, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट देयर शुड नॉट बी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो कहा तब तो कुछ पूछने भी मत आना, वो सीधे क्या हो गया? तब तो वो सीधे मैन्युफैक्चरिंग हो ही गया। लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है तो जाकर के मैन्युफैक्चरिंग के डेफिनेशन में देख लेना, जो बातें लिखी हुई है वो किस दायरे में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। लेबलिंग मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आता है। ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा ना हो रहा है, मतलब एक पैकेट है, उस पैकेट पे लेबल लगा रहे हैं, आप अपनी कंपनी का लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं पिंकी चिप्स, और ये लगा रहे हैं सोनम चिप्स, कुरकुरे चिप्स। कंपनी से चिप्स आया, बहुत सारी कंपनी बना करके दे देती, लोग अपने अपने नाम से उसको क्या करने रहते हैं? पैकेजिंग और लेबलिंग करते हैं। बोला कि ये आएगा। एक दूसरा केस देखिए, श्री लक्ष्मीदास प्रेम जी घी मैन्युफैक्चरर इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज गुंटूर। ये जगह का नाम है, साउथ का ही जगह है गुंटूर, इसीलिए ये है। ये बेसिकली क्या है कि एक पर्सन बिजनेस करते थे, वो अपने गांव वाले को या लोगों को कहते थे कि आप अपने घरों में घी बनाइए और ला करके हमें दे दीजिए। आप तो मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, घी की जगह दूध भी आप समझ सकते हैं कि हर कोई अपने गाय रखे हुए, लेकिन 1 केजी दूध लेकर के शहर कहां जाएगा? जाते जाते दूध फट जाएगा अगर गर्मी का समय रहा, और बहुत इनकन्वीनियंस, और बेच के कितना कमा पाएगा? उससे आज ज्यादा तो आने जाने में खर्च हो जाएगा। तो उसमें वो उन्होंने बोला कि सब आकर के यहां जमा कीजिए, फिर हम उसका प्रोसेस कर लेंगे, कुछ उसमें थोड़ा मिलाना पड़ेगा ताकि वो खराब ना हो, जो भी परमिसेबल रेंज होता है। और फिर वो क्या करते थे, उसको जो है अपने नाम से लेबल करके टीने वगैरह में पैक करके बेचते थे। अब क्वेश्चन ये हुआ कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ ही नहीं, ये तो सबसे जमा कर रहे हैं और जमा करके अपने नाम से बेच रहे हैं। तो फिर यहां पे इन्होंने बोला कि हाँ जी, तो इन्होंने बोला द कोर्ट हेल्ड दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाज गोइंग ऑन इन दिस प्रीमाइसेस, ऑल्दो वो नहीं उस जगह दूध से जो है वो क्या बना रहे हैं? घी बना रहे हैं, लेकिन बना बनाया घी जो आ रहा है उसको केमिकली प्रोसेस करके कुछ मिला करके टीने वगैरह में पैक कर रहे हैं, तो भी वो क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। आप कहेंगे सर ये तो लिखा ही हुआ है, तो मुझे बताइए ना, सारी बातें तो लिखा हुआ है भारतीय न्याय संहिता में, इंडियन पिनल कोड में, लेकिन कोर्ट उसको क्या बोलती है? प्रोनाउंस तो करती है कि नहीं भाई, अगर आपको कंफ्यूजन है तो क्लियर कीजिए कंफ्यूजन, ये जो है वो किस दायरे में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आएगा। अगला देखिए, भारतीय उद्योग वर्सेस रीजनल डायरेक्टर ईएसआई कॉर्पोरेशन। मसला क्या है वो जरा समझिए। द कटिंग ऑफ वुड्स और कन्वर्टिंग वुड्स इनटू प्लैंक्स, प्लैंक्स बोलते हैं लकड़ी के तख्ते को, क्या बोलते हैं? यही कहलाया प्लैंक, ये जो तख्ते बना। अब इसी से ना टेबल बनेगा, फर्नीचर बनेगा। तो बड़े बड़े लकड़ी को काटना, और काटने के बाद वो जो मशीन में ऐसे नहीं चीरा जाता है, उसको कट किया जाता है, तभी उसके प्लैंक बनते हैं, तख्ते बनते हैं। ये सब जो देख रहे हैं, इन्होंने क्या बोला कि ये जो है वो क्या कहलाएगा? एसेंशियली पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी? केस गया, वही केस बता रहा हूं कि लोगों ने बोला ये कौन सा मैन्युफैक्चरिंग हुआ, लकड़ी तो लकड़ी ही रह गया। तो उन्होंने बोला नहीं, ये किस दायरे में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। अब देखिए, ऐसे ही आपको कोई क्वेश्चन दे देगा कि एक कोई कंपनी है, वुड की कंपनी है, वो कंपनी पेड़ों को काट रही है और लोगों को उनके जो है वो साइज का प्लैंक दे रही है, सप्लाई कर रही है, वेदर इट विल कम्स अंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और नॉट। तो अब आपको पहले मैन्युफैक्चरिंग बता देना, और इस केस का रेफरेंस दे सकते हैं आप कि भाई इस डिसाइडेड केस में ये सुनाया गया था। लिखना सिखाऊंगा, केस लॉ लिखेंगे कैसे, किस तरह से लिखा जाएगा, वहां इसका हम रेफरेंस दे सकते हैं। Employee Association of Northern India versus Secretary of Labor. In this case, it was observed that seasonal factories or factories carrying on intermittent manufacturing process do not cease to be factory within the meaning of this act. कहा गया कि कोई ऐसा फैक्ट्री सीजनल और इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब है जहां रुक रुक करके काम हो, उसको क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट। तो सीजनल फैक्ट्री या इंटरमिटेंट का मतलब है जैसे शुगर फैक्ट्री, जहां पे चीनी बनता है, क्योंकि चीनी किस चीज से बनता है? शुगर केन, जिसको गन्ना बोलते हैं। तो शुगर केन से बनता है, और शुगर केन तो एक नेचुरल चीज है जो खेतों में होता है।
तो इसकी 6 ही महीने तो सीजन होते हैं, हर सालों भर ये नहीं होता है। तो और इसको ज्यादा दिन तक आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि रखने के बाद उससे चीनी के लिए जो है वो जूस नहीं निकलता है, वो हार्ड हो जाता है और फिर वो ब्रेक हो जाता है लकड़ी की तरह। अब कोई भी लकड़ी को जो है वो आप जो है उसको मशीन में डाल दीजिएगा तो क्या उससे रस निकल जाएगा? उतने मोटे मोटे कोई भी लक्कड़ को नहीं। गन्ने का उसी गन्ने को आप खुद धूप में छोड़ दीजिए, वो सिर्फ डंडा उसके बाद रह जाएगा, उसके बाद उसमें जूस। तो ये तो नेचुरल चीज है, ये सालों भर तो होता नहीं है। तो ऐसे केस में कोई भी ऐसा फैक्ट्री जो 180 दिन 100, आगे बताऊंगा भी कितने दिन, 180 डेज से कम चले, उसको कौन सा फैक्ट्री बोलते हैं? तो कहा कि अगर कहीं पे भी जो है वो कम दिनों तक काम होता है और इंटरमिटेंट रुक रुक के काम होता है, तो इस कारण से आप सीज का मतलब रोक दिया जाना, उसको आप फैक्ट्री कहने से रोक नहीं सकते, वो भी फैक्ट्री कहलाएगा। ताकि अगर कोई गन्ने के या शुगर केन के फैक्ट्री में काम करे तो उसे भी कौन सा बेनिफिट मिले? मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे चीज का क्या मिल सके? बेनिफिट जो है वो मिल सके। Sugar factory to be a factory when no manufacturing process is carried on during the off season. तो वही कह रहे हैं, sugar factories to be a factory when no manufacturing process is carried on the off season. कह रहे हैं उस समय, जिस समय नहीं हो रहा है गन्ने का उत्पादन, तो भी वो क्या कहलाएगा? और जो लोग वहां पे हैं उनको उस समय भी वो फैसिलिटी क्या होनी चाहिए? मिलनी चाहिए। जितने भी लोगों को आपने रखा हुआ है उनको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और आसान लगने लगेगा जब वो फैसिलिटी वगैरह बताऊंगा, तो और कोरिलेट कर पाएंगे कौन सी फैसिलिटी कह रहे हैं। छुट्टी से लेकर के सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ये एक्ट कहां एप्लीकेबल होगा, किस जगह होगा? जिस जगह को फैक्ट्री बोलेंगे। फिर हमने फैक्ट्री को डिफाइन किया, फैक्ट्री किसको बोलेंगे? जहां पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा हो, और एनी पार्ट ऑफ प्रीमाइसेस, प्रिसिंक्ट्स, कहीं पे भी। और अगर पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो नहीं, तो अंतिम कितने दिनों में? 12 मंथ्स में। किस बेसिस पे? रेगुलर बेसिस पे। और अगर मल्टीपल जगहों पे हो रहा है तो क्लब कर देंगे उसको देखते हुए। यही बेसिकली देखा, और तब उसके बेसिस पे हमने केस लॉ देखे। मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा कि जितने डैम चीज हैं सबको हमने किस में कवर कर लिया? मैन्युफैक्चरिंग। फिर हमने देखा वो जगह जहां मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, पावर का भी इस्तेमाल हो रहा है, 10-20 लोग काम कर रहे हैं, तो भी उसको क्या नहीं बोलेंगे? फैक्ट्री नहीं बोलेंगे। 2 वजह से। पहला, वहां जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं वो फैक्ट्री एक्ट के फैसिलिटी से क्या है? ज्यादा है। दूसरा, अगर हम उसको फैक्ट्री एक्ट के दायरे में लाएंगे तो दूसरी चीजों में दिक्कत होगी, इसलिए उसको इस एक्ट के दायरे से क्या रखा? बाहर रखा, क्योंकि उसको हमने दूसरे एक्ट से गवर्न कर लिया है। ठीक है। फिर हमने कुछ केस लॉ देखे यहां पे। अब बात यह है कि फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन क्या क्या है, और फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन जो है वो प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट के जितने भी प्रोविजन है उसको फुलफिल करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कौन प्रोवाइड करे? तो कहा गया कि इस शख्स का नाम जो होगा वो क्या होगा? ऑक्यूपायर। क्या नाम होगा इसका? क्या वर्ड बोला? ऑक्यूपायर। तो इन सारे चीजों को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी जिसको है, जिसको हम लोग ओनर बोले, जैसे आजिम हसन प्रेम जी, कुमार मंगलम बिरला, आपका जो है वो जितने भी तरह के ये है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये सब जो लोग आप सुनते हैं ये लोग ऑक्यूपायर कहलाते। जिसको आप ओनर बोल रहे हैं उसी को फैक्ट्रीज एक्ट ने क्या बोला? कहा कि ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी है कि फैक्ट्रीज एक्ट के सारे प्रोविजन वहां पे क्या होने चाहिए? वहां पे एप्लीकेबल होने चाहिए, वहां पे कंप्लाई होने चाहिए। कहा अब एक चीज बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि फैक्ट्री को चलाने का काम कौन कर रहे हैं? फैक्ट्री को चलाने का काम इंडिविजुअल कर रहा है। मान लीजिए चमनजीत के पास बहुत पैसा हुआ, अकेले ये बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा है, मैं खुद से जो है वो चेयर का फैक्ट्री बना लूंगा। तो ये क्या हो गए? इंडिविजुअल। क्या हो गए? इंडिविजुअल। इन्होंने सोचा अकेले काम नहीं होगा, आयुष को साथ कर लेते हैं। अब दोनों क्या बन गए? पार्टनर। उसी को फर्म बोलते हैं। तो अगर इंडिविजुअल ये कर रहे हैं तो इस केस में जितने भी फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन हो गए, बताया नहीं है अभी, आगे बताऊंगा, वो सारा फुलफिल करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर? चमनजीत के ऊपर। अगर जो है ये दोनों मिल गए, चमनजीत और आयुष मिलकर के क्या बना लिया? पार्टनरशिप फर्म। तो ऐसे केस में किनके ऊपर? देखिए तो
ऑल पार्टनर आयुष भी, और अगर वहां पे कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ तो इन दोनों के नाम से बिल बनेगा। आगे बात करेंगे क्या क्या फाइन पेनल्टी होगा दोनों, लेकिन अगर कोई अकेले कर रहा है तो सिर्फ उनके नाम से। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने अपना कंपनी बना लिया और उस कंपनी के बहुत सारे फैक्ट्री हो सकते हैं। जैसे आज अगर मैं बात करूं, रिलायंस का एक ही फैक्ट्री है, रिलायंस कंपनी का तो अलग अलग जगहों पे फैक्ट्री है, तो कहा कोई बात नहीं है, ऐसे में वो कंपनी बन के करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के केस में याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन, वर्ड देखिए, डायरेक्टर भी नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और इस पे जबरदस्त केस लॉ बनता है, बताऊंगा समझाऊंगा, इसी पे केस लॉ लिखना भी सिखाऊंगा। कहा सिर्फ और सिर्फ कौन, सिर्फ डायरेक्टर, सीएफओ भी नहीं, वो एम्प्लॉय है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, वो सब नहीं, सिर्फ कौन, जो हुए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आजिम हसन प्रेमजी, कुमार मंगलम बिरला, रतन टाटा तो अब रहे नहीं, मतलब ये बड़े बड़े नाम मैं आपको कह रहा था। तो ये लोग होते हैं कंपनी के कौन, डायरेक्टर। कितने भी बड़े आप कंपनी में कोई सीए है, सीएस है, सीएफओ है, नहीं, उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली सारा इंस्ट्रक्शन तो यही मालिक ही तो देते हैं कि भाई दो या नहीं दो ये फैसिलिटी। तो अगर इंडिविजुअल ने फैक्ट्री खोला, किस चीज का, चेयर बनाने का फैक्ट्री, चमनजीत ने खोला, चमनजीत के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की फैक्ट्री एक्ट के जो जो प्रोविजन है फुलफिल करे, इन दोनों ने मिलकर के किया, चमनजीत और आयुष ने, तो दोनों पार्टनर के ऊपर है। अब जो है ये तीनों मिलकर के एक कंपनी बनाते हैं और तीनों मस्त डायरेक्टर बन जाते हैं, और आप सबको इंप्लॉय रख लेता, बोलेगा हम इंप्लॉय नहीं बनेंगे, हम भी डायरेक्टर। इंप्लॉय ही रहिए, प्रोविजन इन्हीं के ऊपर आएगा, गाज इन पे ही गिरेगा। एक सीईओ बन गए, एक सीएफओ बन गए, एक प्रोडक्शन मैनेजर हो गए, एक जो है वो एचआर मैनेजर हो गए, ऐसे करके बन गए। आपके ऊपर नहीं, किनके ऊपर, ये लोग जो है वो कहलाएंगे क्या, ऑक्यूपायर। आगे बताऊंगा कि ऑक्यूपायर क्या, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू द वर्किंग इन द फैक्ट्री एज पर प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट के तहत। जितने घंटे काम कराना, जो फैसिलिटी देना, वो सब की जिम्मेदारी सिर्फ किसके ऊपर, लेकिन ये कब, जब फैक्ट्री किस फॉर्म में है, कंपनी। व्हेन फैक्ट्री इज ओन्ड बाय हुम, कंपनी। व्हेन फैक्ट्री इज ओन्ड बाय हुम, पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म, देन ऑल द पार्टनर्स। व्हेन फैक्ट्री इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, देन दैट इंडिविजुअल ओनली, वही क्या कहलाएंगे, ऑक्यूपायर कहलाएंगे। अब ऑक्यूपायर कह रहे हैं कि कैन इंप्लॉय ऑफ अ कंपनी बी कंसीडर एज ऑक्यूपायर, नो, बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे, और ये एक डिसाइडेड केस लॉ भी है। क्या है, केस लॉ, जिसमें जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, ये तो अथॉरिटी का नाम हो गया, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। देखिए ये फैसला किसने सुनाया है, इसीलिए कितना इंपॉर्टेंट ये बात हो जाता है वो देखिए। किसने फैसला सुनाया है, मामला सुप्रीम कोर्ट गया और बोला गया कि नहीं नहीं, इंप्लॉय भी तो, सीईओ सीएफओ, इनके ऊपर भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा, और क्या कहा, in this case it was held that the only member of board of director of the company can be occupier of factory of the company। क्यों, अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ फैक्ट्री किसके पास है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। ये बाकी सब तो कठपुतली हैं, जैसे बोलेंगे वैसे। मुकेश अंबानी देखिए, भले वो जो है वो धीरे से बोले, जैसे बोले, लेकिन अल्टीमेटली रिलायंस में वही होगा जो मुकेश अंबानी बोलेंगे, तो यही होगा ना। या और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग हैं जो फैसला लेंगे, बाकी कोई कितना भी बड़ा वहां सीए सीएस कोई भी और प्रोफेशनल है, चाहे हार्वर्ड से ही पढ़ के क्यों ना आया है, वो वही करेगा जो वहां से क्या आया है, इंस्ट्रक्शन आया हुआ है। अल्टीमेट कंट्रोल विथ बेस वेस्ट मीन्स, किसी में जब कोई पावर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेस्टेड, यानी गिवन। तो कह रहे हैं अल्टीमेट कंट्रोल विच गिवन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बी वेस्टेड इन एनी वन एल्स। कह रहे हैं कि किसी भी और को जो है वो ये पावर जो है वो दिया नहीं जा सकता है, कौन सा, कंट्रोल करने का। इसीलिए कंपनी ओनिंग फैक्ट्री कैन नॉट नॉमिनेट इट्स इंप्लॉय और ऑफिसर एक्सेप्ट कौन, डायरेक्टर। डायरेक्टर रहेगा या उसको द मैनेजर बोलते हैं, का उसके अलावा और किसी को जो है हम ऑक्यूपायर नहीं। इसका मतलब हुआ कि अगर गड़बड़ घोटाला हो तो गिरबान किसका पकड़ा जाएगा, ऑक्यूपायर। और ऑक्यूपायर अगर कंपनी का फैक्ट्री है तो किसका गिरबान, डायरेक्टर।
पार्टनरशिप फॉर्म का फैक्ट्री है तो सारे पार्टनर, एक इंडिविजुअल का है तो इंडिविजुअल पार्टनर जो है वो कहलाएंगे। अब ऑक्यूपायर की सबसे पहली जिम्मेदारी यहां से ये स्टार्ट होती है कि अगर कोई फैक्ट्री बनेगा तो जो ऑथोरिटी होंगे उस ऑथोरिटी को क्या करना पड़ेगा, उस ऑथोरिटी को यह बात देखनी पड़ेगी कि क्या उस फैक्ट्री में ये सारे कंप्लायंस पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन क्या उसे सपना आएगा कि एक और फैक्ट्री बन गया है, तो कैसे वो जाकर के उनके हालात का ब्यौरा ले, क्योंकि आपके जो ऑक्यूपायर हैं वो तो फैसिलिटी दे ही नहीं रहे हैं। ऐसे केस में सडन रेड पड़ता है, वहां पे एकाएक लोग पहुंचते, कहा लेकिन कैसे, तो कहा सबसे पहला चीज है कि उन्हीं को जो है वो क्या दिया गया है, कुछ पावर भी दिया गया है, करेंगे बात उस पे। लेकिन बस इतने दूर तक में देखिए, ये जो केस है कानपुर सुरक्षा कर्मचारी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया एम्प्लॉय वर्किंग इन कहां, कैंटीन इन दिस रन बाय मैनेजिंग कमिटी आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ मैनेजिंग कमिटी बट एम्प्लॉय ऑफ व्हाट। इसका मतलब है एक जगह है जहां पे जो है वो कैंटीन भी चल रहा है फैक्ट्री वाले जगह पे, लेकिन ये फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो तो किसके एम्प्लॉय हुए, ऑक्यूपायर के। लेकिन कैंटीन में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि कैंटीन तो कोई और चला रहा है, मैनेजिंग कमिटी कैंटीन चला रहा है, कहा चाहे मैनेजिंग कमिटी चलाए, चाहे यहां पे देखिए चाहे जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्टर चलाए, कौन चलाए, आप बहुत जगह ऐसा देखते होंगे, पीवीआर वगैरह में जाते होंगे, वो पीवीआर का कैंटीन नहीं रहता है, बल्कि पीवीआर टेंडर निकालती है कि हमारे यहां कौन कौन क्या चलाना चाहते हैं, कैंटीन चलाना चाहते हैं। ऐसे ही छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, एनआईआरसी, अगर आप कभी जाएंगे वहां पे, आपका टीडीपी वगैरह का 3 डेज प्रोग्राम वगैरह होगा, दुनिया भर का प्रोग्राम रहेगा, जब आप एनआईआरसी जाएंगे प्रसाद नगर, मिलूंगा मैं भी वहां पे आपको, वहां जब आप जाएंगे तो देखिएगा वहां भी कैंटीन है, लेकिन वो कैंटीन एनआईआरसी नहीं चलाती है, बल्कि एनआईआरसी ने किसी को दिया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो उसको चलाता है। कहा कि अगर किसी फैक्ट्री के भीतर कोई कैंटीन है, और फैक्ट्री के भीतर कैंटीन होता है, आगे पढ़ाऊंगा कितने लोगों के रहने पे रखना पड़ेगा, अगर कोई कैंटीन है तो कहा गया कि जितने वर्कर कैंटीन में काम कर रहे हैं वो उस कॉन्ट्रैक्टर के नहीं बल्कि किसके दायरे में आएंगे, ऑक्यूपायर, और उनको भी वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो फैसिलिटी किसको मिलता है, फैक्ट्री के वर्कर को मिलता है। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि वो लोग भी तो काम कर रहे हैं, तो किसी जगह ही तो काम कर रहे हैं। तो इन दोनों केसेस में कहा गया कि चाहे फैक्ट्री चलाने का काम कोई करे, वो ऑक्यूपायर हो गया, लेकिन अगर उस फैक्ट्री में कोई सुविधा दी जा रही है जो कैंटीन के रूप में, और वो कैंटीन जो है वो चाहे कंपनी ओन्ड हो, मैनेजिंग कमिटी चलाए, तो भी माना जाएगा कि आप ऑक्यूपायर और उस फैक्ट्री के इंप्लॉय हैं। अगर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर चला रहा है तो भी उस कॉन्ट्रैक्टर के नहीं बल्कि आप किसके माने जाएंगे, इंप्लॉय। ऐसा इसीलिए कि अगर आपको समय पे पैसा नहीं मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ज्यादा रूल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो फैक्ट्री एक्ट के दायरे में नहीं आता है। लेकिन ऑक्यूपायर के ऊपर लगेगा, तो इसीलिए बोला गया कि वो इस दायरे में आएंगे। भले वो फैक्ट्री में काम नहीं करते हो, कहां काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में ही, जो क्या है, कैंटीन। जैसे पीवीआर में काम नहीं कर रहा है, पीवीआर में कहां काम कर रहा है, कैंटीन, जो वहां पे आप कुरकुरे क्या बोलते, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, इसका इस चीज के लिए, तो भी वो माना जाएगा कि वो पीवीआर का ही एम्प्लॉय हुआ। अगर पीवीआर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के केस में ये चीज है कि वो ऑक्यूपायर के ही जो है वो दायरे में आएगा। अब यहां से हमें देखना रहेगा कि ऑक्यूपायर के ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारी है। यानी अभी हमने इस एक्ट के प्रोविजन को पढ़ना नहीं शुरू किया है, अब रियल पार्टी स्टार्ट होगा कि इस ऑक्यूपायर के ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारी है, कौन कौन से प्रोविजन इनको फुलफिल करना पड़ेगा, कौन कौन सी सुविधाएं देनी पड़ेगी, कितने घंटे काम करा सकते हैं, कितने घंटे के काम के बाद रेस्ट देना पड़ेगा, लगातार कितने देर से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। यहां तक के चीजों को एकदम अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि हम पहले यहां तक में कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे कि यहां से कैसा कैसा क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो इसीलिए आपको एक दिन का टाइम भी दे रहे हैं ताकि उसको आप क्या कर लीजिएगा, रिवाइज करके आइएगा तब। तो अभी आप जो है वो इन चीजों का, अगर आपके पास अभी बुक नहीं पहुंचा है तो स्नैप ले लीजिए ताकि आप क्या कर सकें, इसको जो है आप कर सकें। तो चलिए, फिलहाल आज की मेरी जो है वो सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
किसमें?